अध्याय 276। मेरा सुंदर शी। जैसे ही आहका ने अपनी घोषणा पूरी की, वह खुशी से मुस्कुराया और जियांग जियांग के पास गया। जियांग जियांग, मेरा इंतजार करो, आज रात तुम्हारा चुंबन पक्का मेरा है। जियांग जियांग ने घृणा से उसकी ओर आंखें घुमाईं और फिर खोपड़ी जैसे चेहरे वाले युवक के पास गई, उससे चिपक गई। शी, तुम हार नहीं सकते, ठीक है? मुझे उन लोगों से नफरत है, मैं केवल तुम्हें पसंद करती हूँ। जब बात तांग शी की आती थी तो वह पूरी तरह से तैयार रहती थी, भले ही वह सिर्फ एक रात का रिश्ता ही क्यों ना हो। अरे जियांग जियांग, तुम थोड़े पक्षपाती हो, है ना? तुम हमसे नफरत क्यों करते हो और सिर्फ शी जी को पसंद क्यों करते हो? भीड़ का हौसला टूटने लगा। जियांग जियांग ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और कहा, जाहिर है ऐसा इसलिए है क्योंकि शी जी सबसे सुंदर है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, कृपया, हर बार जब वह हमारे साथ खेलता है तो वह अपने चेहरे को ऐसे हास्यास्पद मेकअप से ढक लेता है, आपको कैसे पता चलेगा कि वह वास्तव में सुंदर है या नहीं? जियांग जियांग ने उपहास किया, मैं बस इतना जानता हूँ, सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, आपको करिश्मा भी देखना होगा। ठीक है, तुम बदमाश क्या समझते हो? ठीक है, हम नहीं समझे। तुम उस दिन से सावधान रहना जब शीजी बेपर्दा होकर आएगा और अपनी कुरूपता से तुम्हें डराकर आंसू बहाएगा। कौन जानता है, हो सकता है अगर उसे नंगा कर दिया जाए तो वह एक महिला हो सकती है। हा, तुम लोग, उन लोगों को अपना मजाक उड़ाते हुए सुनकर जियांग जियांग आग बबूला हो गई। उसने खोपड़ी जैसे चेहरे वाले उस युवक की ओर सिर घुमाया जो कार से परिचित हो रहा था और बोली, शी, इन सबको याद ना दो। युवक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हाथ से सलामी देते हुए कहा, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है, मेरी राजकुमारी। जियांग जियांग इतनी उत्साहित और मंत्रमुग्ध थी कि वह बेहोश हो गई। ओह मेरे शी, तुम बहुत सुंदर हो। किनारे पर आहका ने ईर्ष्या से दांत पीसते हुए कहा, उफ़, इस छोटे बदमाश, मुझे पता था कि तुम शांत रहने की कोशिश करोगे। देखो मैं आज तुम्हें हरा देता हूँ। पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा है। जब भीड़ का मनोरंजन समाप्त हो गया तो मध्य रात्रि की दौड़ अंततः आधिकारिक रूप से शुरू हुई। जियांग जियांग ने शुरुआती बंदूक उठाई और शुरुआती लाइन पर खड़ा हो गया। सभी लोग कृपया अपनी स्थिति में आ जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ। बंदूक की आवाज पर सभी गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ गईं। शी, शुभकामनाएं, मैं डेथ वैली में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डेथ वैली अपने नाम के अनुरूप ही संकरी और खड़ी सड़कों के कारण जानी जाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां कई दुर्घटनाएं हुई थीं। फिर भी यह उन साहसी लोगों के लिए स्वर्ग भी थी जो शौक के तौर पर चरम खेलों में शामिल होते थे। निंग शी इन लोगों के समूह को जानती थी क्योंकि जब वह पहली बार देश लौटी थी और सड़कों पर तेजी से घूम रही थी तो उनमें अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन अंततः वे दोस्त बन गए। ये सभी लोग एक ही रेसिंग क्लब से थे, लेकिन निंग शी कभी कभार ही अवैध रूप से रेसिंग करने के लिए उनमें शामिल होती थी। हालांकि जैसे जैसे उसकी नौकरी में व्यस्तता बढ़ती गई, साथ ही बाद में लिटिल ट्रेजर और लू टिंगजियाओ से उसकी मुलाकात हुई, उसे अब तनाव दूर करने के लिए ऐसे चरम और खतरनाक खेलों की आवश्यकता नहीं रही। यही कारण था कि आज रात तक, जब से वह उनके साथ बाहर गई थी, बहुत समय बीत गया था। उसका उपनाम तांग शी और उसका पुरुषों जैसा पहनावा सब सुविधा के लिए था। खासकर उसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे ऐसा कुछ करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। कार के इंजन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और तेज हवा उसके पास से गुजर रही थी, मानो उसकी आत्मा ऊपर उठ रही हो। वह महसूस कर सकती थी कि उस समय जो तनाव उसे दबा रहा था और उसका दम घुट रहा था, वह उसके शरीर से निकल रहा था। भले ही यह एक क्षणिक राहत और शांति थी, फिर भी इसने उसे रोमांच की ओर ऐसे खींचा जैसे पतंगा आग की ओर खींचा चला आता है। शीजी, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं पहले आगे जाऊंगा, आहका ने मजाक करते हुए कहा, जैसे ही वह एक मोड़ पर तेजी से आगे निकला और सफलतापूर्वक उससे आगे निकल गया। निंग शी के होंठों पर मुस्कान आ गई, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी गति से गाड़ी चलाती रही और दूसरे स्थान पर बनी रही, आखिरी दौर तक। सबसे खतरनाक दौर। अध्याय 277। अपना सर्वश्रेष्ठ रूप पुनः प्राप्त करना। निंग शी ने अपना शरीर नीचे किया, गियर बदले और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा दी। चट्टान के किनारे से सटे सबसे तीखे मोड़ पर उसने खतरनाक तरीके से आहका को पीछे छोड़ दिया। हे भगवान, तुम पागल हो, क्या तुम सचमुच मरना चाहती हो? आहका ने गुस्से से उसे कोसा। अंतिम परिणाम स्पष्ट थे, क्योंकि चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न हों, आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो अपनी जान जोखिम में डालता है। फिनिशर लाइन पर जियांग जियांग खुशी से झूम उठी और ट्रॉफी और इनामी राशि लिए निंग शी की बाहों में कूद पड़ी। उसने अपने लाल होंठ फुलाकर उसे चूमने का प्रस्ताव रखा। निंग शी ने इसे अस्वीकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए चुंबन लेने के लिए आगे झुकी, लेकिन जैसे ही वह चुंबन लेने ही वाली थी, निंग शी थोड़ा आगे खिसक गई, जिससे जियांग शी के होंठ उसके होंठों तक नहीं पहुंचे बल्कि उसके गालों पर जा लगे। जियांग जियांग शर्म से लाल हो गई और उसने कहा, शी, तुम बहुत बुरे हो। आहका, जिसे अपनी ड्रीम गर्ल को किसी और को चूमते हुए देखना पड़ा, वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपना हेलमेट जमीन पर फेंक दिया और बोला, हे भगवान, तुम वास्तव में ऐसे चेहरे को कैसे चूम सकते हो? जियांग जियांग ने उसे अनदेखा करते हुए निंग शी की बाह को पकड़े रखा और कहा, शी, कल रात को हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम है, क्या तुम भी साथ आना चाहोगी? नहीं धन्यवाद, आप लोग आगे बढ़ें, निंग शी ने मना कर दिया। जियांग जियांग निराश दिखी, फिर उसने पूछा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था, शी, तुम सचमुच रहस्यमयी हो, तुम हर दिन किस काम में व्यस्त रहते हो? तुम वास्तव में जीविका के लिए क्या करते हो? यह एक रहस्य है।
निंगशी ने जवाब दिया और एक गुप्त और धूर्त मुस्कान दिखाते हुए हाथ हिलाया और चुपचाप चली गई। जैसे ही उसने निंगशी की लापरवाह परछाई को जाते देखा, जियांग जियांग लगभग मोह में डूब गई। उसे पाना ही था। भोर से पहले होटल लौटकर निंगशी बिस्तर पर जाते ही सोने के लिए तैयार थी। केवल 3 घंटे से थोड़ा अधिक सोने के बावजूद वह कल की तुलना में काफी बेहतर महसूस कर रही थी। आज का दिन भी युद्ध के मैदान में भीषण दृश्य वाला था तथा रात में भी एक और दृश्य देखने को मिला। निंगशी ने शुरू से लेकर अंत तक शानदार प्रदर्शन किया। जब खेल समाप्त हुआ तो गुओ किशेक बहुत खुश हुए और बोले, बुरा नहीं है निंगशी, आज तुम्हारा फॉर्म बहुत बेहतर है। इस गति से हम निश्चित रूप से अपनी प्रगति पकड़ सकते हैं। निंगशी ने राहत की सांस ली। मैं इसे जारी रखने के लिए और अधिक मेहनत करूंगी। होटल लौटने पर जियांग मुये एक निगरानी कुत्ते की तरह उसके चारों ओर घूमता रहा। निंगशी ने उसे मुक्का मारा और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे सिरदर्द दे रखा है। अब तुम गोल्डन रिट्रीवर बन गए हो, है ना? जियांग मुये ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, निंगशी, मुझे सच सच बताओ कि तुमने कल रात क्या किया था? आज तुम अचानक इतनी बेहतर कैसे हो? ये तो बस आराम था। मैं और क्या कर सकता था? झूठा। कल रात मैंने कई बार तुम्हारे दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन तुम अपने कमरे में ही नहीं थे। उफ़, तुमने मेरे दरवाजे की घंटी क्यों बजाई? विषय मत बदलो। मैं कह रहा हूँ निंगशी, तुम कोई गैरकानूनी काम तो नहीं कर रही हो, है ना? मुझे लगता है ये थोड़ा गैरकानूनी है। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। निंगशी ने अभी तक यह नहीं बताया था कि उस रात क्या हुआ था, इसलिए जियांग मुये चुपचाप उसकी चिंता कर सकता था। उसे ये देखना था कि अगली 2 रातें वह पूरी रात बाहर न रहे, तभी वह फिर से निश्चिंत हो पाया। अगले 2 दिनों तक निंगशी ने अपना स्थिर प्रदर्शन जारी रखा। पलक झपकते ही लू टिंगजियाओ के साथ उसके रिश्ते ठीक हुए 3 दिन बीत गए। उन 3 दिनों में लू टिंगजियाओ ने उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया। उसने भी जानबूझकर उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी और अपनी सारी ऊर्जा काम पर केंद्रित कर दी। बस कभी कभी उसे अचानक उस रात की यादें ताज़ा हो जाती। लू टिंगजियाओ ने अचानक उसे पीछे से गले लगा लिया और कहा, निंगशी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। अध्याय 278, आज्ञाकारी छोटा खजाना। लू परिवार का पुराना निवास। नन्हा ट्रेजर चित्रफलक के सामने निश्चल बैठा था। उसकी बगल में सूर्यास्त का क्षितिज था। उसका छोटा सा सिलहूट खास तौर पर अकेला और दयनीय लग रहा था। छोटे खजाने, अब खाना खाने आओ। दादी ने तुम्हारी पसंदीदा मीठी और खट्टी मंदारिन मछली बनाई है। छोटे खजाने, मदर लू द्वारा उसे 5 या 6 बार पुकारने के बाद लिटिल ट्रेजर ने अंततः प्रतिक्रिया दी। उसने बिना कुछ कहे अपना चित्रफलक समेटना शुरू कर दिया और आज्ञाकारी ढंग से घर में प्रवेश करने से पहले उस दिशा की ओर कुछ बार और देखा जिसे वह पूरी दोपहर से देख रहा था। खाने की मेज विभिन्न प्रकार के चीनी और पश्चिमी व्यंजनों से भरी हुई थी। छोटे खजाने, और खाओ, ठीक है? ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। हाँ, और खाओ। आओ, दादाजी तुम्हें खाना खिलाएं। लिटिल ट्रेजर ने बर्तनों को सख्ती से देखा और फिर अपनी चॉपस्टिक उठाकर पास वाली थाली उठा ली। फिर सिर झुकाकर खाना शुरू कर दिया। उसे किसी तरह के मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लिटिल ट्रेजर को इतना आज्ञाकारी देखकर लू के माता पिता को राहत मिली। फादर लू ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। उस रात लिटिल ट्रेजर बहुत ज्यादा खाता रहा, बल्कि सामान्य से भी ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। 3 शांत दिन बीत गए और कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी। पिता लू बहुत खुश थे और माँ लू आखिरकार आश्वस्त महसूस कर रही थीं। फिर भी उस रात ही लिटिल ट्रेजर के कमरे से नौकरानी की चीखों की आवाज अचानक रात में गूंजने लगी। मास्टर, मैडम, कुछ गड़बड़ है। छोटे मालिक, जल्दी आकर देखिए। आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? वे दोनों दौड़कर वहां पहुंचे। जब वे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लिटिल ट्रेजर आगे की ओर झुका हुआ है और उसने खाया हुआ खाना जमीन पर उगल दिया है। उसे पित्त भी उबकाई आने लगी थी। माँ लू ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, आ। छोटे खजाने, क्या हुआ? तुम इतनी उल्टी क्यों कर रहे हो? फादर लू ने शांति से कहा, बच्चों का कभी कभार उल्टी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उसने ज्यादा खा लिया हो, इतना हैरान मत होइए। फिर भी जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह छोटा लड़का लंगड़ाकर बेहोश हो गया। छोटा खजाना, माँ लू चिल्लाई। अब फादर लू भी शांत नहीं रह सके और उनका चेहरा पीला पड़ने लगा और वे अपने नौकरों और नौकरानियों पर चिल्लाए, तुम लोग अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। एक क्षण में ही पूरा घर अराजकता में डूब गया। माँ लू ने पीली पड़ चुकी लिटिल ट्रेजर को गले लगा लिया और इतनी चिंतित थी कि वह उन्मत्त हो गईं। उन्होंने फादर लू से बड़बड़ाते हुए कहा, ये सब आपकी गलती है कि आपने कहा कि कुछ भी गलत नहीं था। देखो अब क्या हो गया है। क्या आपको मेरे पोते को प्रताड़ित करना चाहिए? तो क्या हुआ अगर टिंगजियाओ उस लड़की को पसंद करती है? जब तक वह हमारे लिटिल ट्रेजर को खुश कर सकती है, भले ही वह सड़कों पर एक भिखारी हो, मैं फिर भी उसे अंदर आने दूंगी। अब आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा प्यारा पोता खुश रहे। पहले तो उसकी हालत बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि वो पूरी तरह ठीक भी हो गया था, और अब उसकी हालत ऐसी हो गई है। ये देखकर मेरा दिल सचमुच टूट गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे मेरा भी दिल टूट रहा है? मैं तो बस लिटिल ट्रेजर के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। अगर लिटिल ट्रेजर मर गया तो भविष्य क्या होगा? मदर लू ने ये कहते हुए अचानक कुछ याद किया और नौकरानी की ओर मुड़ी और आदेश दिया,
जियाओ रोंग, जाओ लिटिल मास्टर का चित्र ले आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है मैडम, मैं तुरंत चलता हूँ। नौकरानी तुरंत लिटिल ट्रेजर की उस दोपहर की ड्राइंग ले आए। लू के माता पिता ने चित्र को स्कैन किया। लिटिल ट्रेजर ने खाली कैनवास पर एक भी चीज नहीं बनाई, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने देखा कि कैनवास के बीच में पेंसिल से लघु फॉन्ट में एक वाक्य लिखा हुआ था, आंटी जियोशी, लिटिल ट्रेजर बहुत अच्छा रहा है। आप लिटिल ट्रेजर क्यों नहीं चाहते? ये देखते ही मदर लू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो पड़ी। किसने कहा कि लिटिल ट्रेजर ठीक है? वह तो बस खुद को आज्ञाकारी बनने के लिए मजबूर कर रहा था। हालांकि वह अपना चावल पूरा नहीं खा पाया, फिर भी उसने खुद को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह पहले की तरह नखरे दिखाना चाहता था, उसने खुद को आज्ञाकारी बनने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसने किसी और से वादा किया था कि वह आज्ञाकारी बनेगा। अध्याय 279, भाभी के बिना दिन बुरे हैं। रात में लू ग्रुप की कंपनी की इमारत जगमगा रही थी। 3 दिन पहले तक पूरा लू ग्रुप अलर्ट मोड पर था। सर्दी जल्दी आ गई थी। सहायक सीईओ कार्यालय, मुझे पता है तुम लोग दुख का दंश झेल रहे हो, लेकिन असल में ये तुम्हारी गलती थी। इससे पहले मेरा भाई अच्छे मूड में था, लेकिन तुम लोगों ने इसे आसानी से ले लिया, इसलिए अब तुम्हें इसका पछतावा है ना? इस समय आप केवल यही कर सकते हैं कि मेरे भाई को कोई भी खामी न मिलने दें, ताकि वह आप लोगों के साथ खिलवाड़ न कर सके, ठीक है? हाँ, तुम लोग उससे डरे हुए हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी नहीं डरता? हे भगवान, धिक्कार है तुम पर, इस समय सबसे ज्यादा खतरा तो मैं ही हूँ, ठीक है? मुझसे शिकायत भी मत करो। लू जिंगली अगली बार आने वाले शिकायत करने वाले श्रमिकों से निपटने के बारे में सोचकर निराश हो रहे थे। तभी उनका निजी मोबाइल फोन बज उठा। ये और भी अधिक कष्टकारी चिंता थी। माँ, अब क्या हुआ? मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो लड़की बड़े भाई को ढूंढने नहीं आई होगी और बड़े भाई भी उसे ढूंढने नहीं गए होंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो ऑफिस में किसी से भी पूछ लीजिए। बड़े भाई पिछले कुछ दिनों से बिना एक पल भी आराम किए 24 घंटे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ से माँ लू ने उसे तुरंत रोका और कहा, जिंगली, अपने भाई को घर बुलाओ। लिटिल ट्रेजर को कुछ हो गया है। लू जिंगली के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने पूछा, तुमने क्या कहा? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि लिटिल ट्रेजर ठीक है और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है? यह अचानक कैसे हो गया? आखिर हुआ क्या है? छोटे ट्रेजर की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी हालत बहुत खराब है। जल्दी से अपने भाई को घर बुलाओ, जल्दी करो। जैसे ही वह फोन को देखने लगा जिसे उसकी माँ ने काट दिया था, लू जिंगली क्षण भर के लिए अपनी मेज पर गिर पड़ा। भाभी के बिना दिन बुरे थे। अब मदद मांगने वाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर था। ईश्वर की कृपा से उसने प्रार्थना की कि वह बच जाए। लू जिंगली उत्सुकता से सीईओ के कार्यालय के दरवाजे की ओर चली गई। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी कुछ लोग उसकी ओर झपटे और तरह तरह के दस्तावेज और प्रस्ताव उसकी बाहों में ठूंस दिए। लू जिंगली ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, तुम कायरों के झुंड, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। अरे बाप रे, मुश्किल घड़ी में सबके असली रंग सामने आ ही गए। सच तो ये है कि सब उसका इंतजार कर रहे थे। दूसरे मास्टर, कृपया और धन्यवाद। आप हमारी एकमात्र आशा हैं। बिल्कुल, दूसरे मास्टर, हम हताश हैं। केवल आप, दूसरे स्वामी, अंदर जा सकते हैं और जीवित बाहर आ सकते हैं। कृपया हमारी मदद करें। मेरी चापलूसी करना बंद करो। सब लोग चले जाओ। लू जिंगली ने सबको भगा दिया और फिर अपने भाई के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। उसे वास्तव में उन्हें भगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पलक झपकते ही सभी गायब हो गए। अंदर आइए। कार्यालय के अंदर से एक कर्कश आवाज आई। भाई, ये। लू जिंगली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे खांसी आने लगी और वह अंदर ही अंदर लगभग दम घुटने लगा। उसे फिर से आगे बढ़ने से पहले कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। हे भगवान, क्या ये हिटलर का गैस चैम्बर था या कुछ और? उसने कितनी सिगरेटें पी थीं? पर्दे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थीं। उसे सचमुच दम घुटने से डर नहीं लग रहा था, है ना? लू जिंगली ने दस्तावेज नीचे रख दिए और जल्दी से हवा आने जाने के लिए पर्दे और खिड़कियां खोल दीं। उसने देखा कि लू टिंगजियाओ अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ है। उसके हाव भाव परछाइयों में छिपे हुए हैं। उसकी उंगलियों के बीच की सिगरेट लगभग जल चुकी थी और उसकी उंगलियों तक पहुंचने ही वाली थी। बगल की कॉफी टेबल पर अभी भी लंच और डिनर रखा हुआ था जो उनके सचिव ने उन्हें परोसा था। उसमें से कुछ भी छुआ नहीं गया था। लू जिंगली ने धीरे से देखा तो लू टिंगजियाओ के पास ढेर सारी जानकारी थी जो जियांग परिवार के बारे में थी। अध्याय 280, मातृहीन बच्चा दुखी होता है। लू जिंगली के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। मेरा गॉड ब्रदर जियांग परिवार से पंगा तो नहीं लेगा, है ना? क्या वो सचमुच सारी रिश्तेदारी छोड़ देगा? भले ही उनका जियांग परिवार से खून का रिश्ता न हो, फिर भी वो जियांग मुये की माँ की पीढ़ी से जुड़े हैं और उनके माता पिता इस रिश्ते की बहुत परवाह करते हैं। कुछ सोचने के बाद लू जिंगली को पता चला कि कुछ ठीक नहीं था। अपने भाई के व्यक्तित्व के आधार पर अगर उसे जियांग परिवार और जियांग मुये के साथ कुछ करना ही था तो वह बहुत पहले कर सकता था। पिछले 3 दिनों से वह चुप नहीं रह सकता था। फिर क्या हुआ? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अचानक चारों ओर एक ठंडी आवाज गूंजी जिससे लू जिंगली सिहर उठा और होश में आया। उसने जल्दी से समझाया, हाँ, मम्मी पापा ने पहले फोन किया था और कहा था कि लिटिल ट्रेजर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि तुम जल्दी से घर चले जाओ। लू टिंगजियाओ ने अपनी सिगरेट बुझाई और फिर एक और सिगरेट सुलगाई। कार तैयार करो। ठीक है। लू जिंगली जल्दी से बाहर निकल गई। मन ही मन आभारी थी।
यह अच्छी बात थी कि उसके भाई ने अपने बेटे की उपेक्षा करने की हद तक सारी रिश्तेदारी नहीं भूली थी। लू परिवार पुराना निवास। माँ लू दरवाजे के बाहर बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। जैसे ही उन्होंने लू टिंगजियाओ को देखा, वे तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ीं और बोलीं, टिंगजियाओ, तुम आखिरकार घर आ ही गए। जल्दी से जाकर लिटिल ट्रेजर से मिलो। फादर लू स्पष्ट रूप से दुखी थे और उन्होंने उसे डांटा, ओह, तुम्हें आखिरकार घर वापस जाने का रास्ता पता चल ही गया। लिटिल ट्रेजर बीमार है और फिर भी तुमसे संपर्क नहीं हो पाया। तुम उसके पिता बनने के लिए कैसे उपयुक्त हो? लू टिंगजियाओ के पीले चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने बिना कोई विरोध किए शांति से उत्तर दिया, क्या तुम दोनों मेरे लिए एक पत्नी नहीं लाने वाले थे? तुम जा सकते हो और उन महिलाओं को उसकी देखभाल करने दो। फादर ली की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने बेटे पर चिल्लाए, तुम कमीने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लिटिल ट्रेजर तुम्हारा बेटा है। तुम खुद उसकी देखभाल नहीं करते और फिर भी तुम अजनबियों से ये काम करने की उम्मीद करते हो। लू जिंगली ने उपहास किया। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, पापा, क्या आप जरा समझदारी से काम ले सकते हैं? आप दोनों ही लिटिल ट्रेजर की देखभाल के लिए अजनबी लोगों को ढूंढने की जल्दी में थे। भाई ने लिटिल ट्रेजर के लिए एक बेहद भरोसेमंद महिला ढूंढ ली थी, लेकिन आप दोनों ही उसके फैसले पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब वह आप दोनों को अपने लिए चुनने देने के लिए राजी है, फिर भी आप दोनों संतुष्ट नहीं हैं। आप उससे क्या करवाना चाहते हैं? तुम? फादर लू इतने गुस्से में थे कि उनकी बोलती बंद हो गई। फिर उनके हाव भाव बदल गए और उन्होंने कहा, अरे बदमाश, मैं तो तुम्हारे जाल में फंस ही गया था। वो तो खुद ही था जो उसे पाने की हैसियत नहीं रखता था। मुझे दोष मत दे। उजागर। लू जिंगली ने अपनी नाक रगड़ी और फिर कहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर वह उसे पाने में कामयाब हो जाता है तो आप इसके खिलाफ नहीं होंगे? फादर लू ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करो। जल्दी से लिटिल ट्रेजर से मिलो। छोटे खजाना, क्या हुआ? क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही है? लू जिंगली ने लड़के से पूछा। माँ लू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि उस लड़की ने पहले ही उसे आज्ञाकारी होना सिखाया था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह बहुत अच्छा लड़का रहा है। हमेशा बिना किसी विरोध के सामान्य रूप से खाता और आराम करता रहा है। आज तक रात के खाने के कुछ देर बाद ही लिटिल ट्रेजर ने अचानक खाया हुआ सब कुछ उगल दिया और वह बेहोश भी हो गया। माँ लू ने एक चित्र निकाला और भी जोर से रोते हुए उससे कहा, बाद में जब मैंने लिटिल ट्रेजर के चित्र पर ये शब्द देखे, तभी मुझे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल ठीक नहीं था। वह सब कुछ दबा रहा था। लू जिंगली ने चित्र उठाया, उसे देखा और कुछ ही सेकंड में रोने लगी। हे भगवान, बेचारा लिटिल ट्रेजर। माँ के बिना एक बच्चा कितना दुखी होता है। बिल्कुल, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। माँ और बेटा दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोए। अध्याय 281। छोटे खजाने को खुश करने के लिए बारी बारी से। पिता लू अपने पत्थरदिल बड़े बेटे को देखकर निराश हो गए। फिर मुड़कर देखा तो उनकी पत्नी और छोटा बेटा रो रहे थे। तुम दोनों रोना बंद करो। ऐसा नहीं है कि लिटिल ट्रेजर बहुत बीमार है या कुछ और। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि उसे सिर्फ अपच की समस्या है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को दबा रहा था? मालू ने चिंतित होकर जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह गंभीर रूप से बीमार नहीं है? वह अपनी भावनाओं को दबा रहा है। लिटिल ट्रेजर का ऑटिज्म बस ठीक होने ही वाला था, लेकिन अगर अब उसे अवसाद हो गया तो क्या होगा? यह इतना गंभीर नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि बच्चे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। तभी लिटिल ट्रेजर के कमरे का दरवाजा खुला और किन मुफेक बाहर आए, अपना गला साफ किया और कहा, मिस्टर लू, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से बच्चे भी अवसाद से ग्रस्त हो सकते हैं और लिटिल ट्रेजर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वास्तव में ऐसे लक्षण हैं। देखो, डॉक्टर ने भी ऐसा कहा है। फादर लू के चेहरे पर एक कठोर भाव उभर आया और उन्होंने पूछा, तो क्या होगा अगर हम लिटिल ट्रेजर के साथ उस महिला जैसी दिखने वाली लड़की ले आएं? क्या मनोविज्ञान में स्नेह परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं होती? ठीक है। किन मुफेक बहुत स्पष्ट नहीं होना चाहता था और उसने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। दूसरी ओर लू जिंगली ने खुद को नहीं रोका और सीधे जवाब दिया, पिताजी, लिटिल ट्रेजर बस अंतर्मुखी है, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं। आप उसे इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, ये बहुत बुरा है। भाग मत, बदमाश, मैं तुझे मारूंगा। फादर लू ने गुस्से से कहा। जैसे ही वह उसे मारने ही वाला था, लू टिंगजियाओ ने वार रोकने के लिए हाथ उठाया। लू जिंगली इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके भाई ने तो वाकई उसका बचाव किया था। तुम भाई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बस, अब बहुत हो गया। तुम किस बात के लिए लड़ रहे हो? और इतनी जोर से? अब लिटिल ट्रेजर को मत डराओ, मदर लू ने दौड़कर सबको शांत करने के लिए कहा। टिंगजियाओ, जल्दी से लिटिल ट्रेजर से मिलो और उससे बात करो। कमरे के अंदर लिटिल ट्रेजर उतना ही आज्ञाकारी था जितना कि मदर लू ने कहा था। जब लू टिंगजियाओ अंदर आया तो छोटा लड़का अपनी दवा पीने के लिए अपना कप पकड़े हुए था। लू टिंगजियाओ अपने बच्चे को क्या सलाह दे सकता था, जबकि उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया था। उसने बस रोबोट की तरह उससे कहा, हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है और उसे अपने फैसले लेने होते हैं। जरूरत से ज्यादा लगाव तुम्हें धीमा ही करेगा, इसलिए तुम्हें खुद को छोड़ना सीखना होगा। उनके हाव भाव और लहजे से कोई भी आसानी से यह गलतफहमी में पड़ सकता था कि वह अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। नन्हे ट्रेजर का चेहरा शांत था, मानो उसे अपने पिता के शब्दों का मतलब तुरंत समझ न आया हो। फिर अचानक उसकी नन्ही आंखों में अपार उदासी छाने लगी। मालू को अचानक चिंता हुई और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें उसे खुश करने के लिए कहा था, फिर तुमने एक 5 साल के बच्चे को जीवन की बुद्धिमत्ता भरी सलाह क्यों दे दी? उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और आह भरते हुए बोली, मैं कितनी मूर्ख हूँ।
मैंने तुम्हें, एक भावनाहीन व्यक्ति को, वापस क्यों बुलाया? हम तुम्हारे बिना बेहतर होते। तुमने लिटिल ट्रेजर को अब और भी दुखी कर दिया है। जिंगली मेरे अच्छे बेटे, तुम आओ और कोशिश करो। मैं। जिंगली ने अपना सिर थोड़ा खुजलाया और पास आकर धीरे से बोला, अरे लिटिल ट्रेजर, अंकल को तुम्हारे लिए गाने दो। ठीक है। खांसी खांसी, लौकी की गुड़िया, ओह 7 फूलों वाली बेल पर लौकी की गुड़िया, तूफान के बावजूद बेखौफ, ला 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 ला। अगले ही पल लिटिल ट्रेजर की आंखें अचानक गर्म आंसुओं से भर गईं जो बहने लगीं। माँ लू इतनी परेशान और गुस्से में थी कि उसने लू जिंगली की पीठ पर मारा, धिक्कार है तुम पर। तुमने वह गाना क्यों गाया? तुमने अब लिटिल ट्रेजर को रुला दिया है। लू जिंगली को लगा जैसे उस पर झूठा इल्जाम लगा हो। प्लीज, ये भी मुझ पर है। मैंने कितना खुशनुमा गाना गाया। उसे अपनी आंटी जियाओशी के गाने सुनना बहुत पसंद था। ठीक है। उफ, शायद मुझे ये गाना नहीं गाना चाहिए था। अध्याय 282, दिल की परेशानियों का समाधान होना जरूरी है। उसने गलती से लिटिल ट्रेजर को फिर से दुखी कर दिया था। जाओ जाओ जाओ, सब लोग चले जाओ। तुम सब बेकार हो। मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? अगर तुम लिटिल ट्रेजर को खुश करने का तरीका नहीं सोच सकते तो कोई भी बाहर खाना खाने नहीं जाएगा। माँ लू घबरा गई और उसने लू टिंगजियाओ, लू जिंगली, किन मुफेग और फादर लू को कमरे से बाहर खदेड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक लू परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कोई भी लिटिल ट्रेजर को खुश नहीं कर सका। इसके बजाय उन्होंने देखा कि जैसे जैसे दिन बीतते गए वह और भी उदास होता गया। वह अब भी आज्ञाकारी होकर खाना खत्म कर रहा था। हालांकि अक्सर खाने के तुरंत बाद उसे उल्टी हो जाती थी। वह आज्ञाकारी होकर बिस्तर पर भी जाता था, लेकिन उसे हमेशा बुरे सपने आते रहते थे और उसकी मनोदशा बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से फादर लू ने विदेश से मनोवैज्ञानिकों की एक टीम मंगवाई, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। सबने यही कहा कि दिल की समस्याओं का इलाज उसे ठीक करके ही करना होगा, वरना हालत को और बिगड़ने से रोकने के लिए लंबे समय तक दवा और थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। फादर लू क्रोधित हुए। अगर वे दिल की परेशानियां दूर कर सकते थे तो उन्हें नौकरी पर क्यों रखते? उसे 30% दवाओं से इलाज चाहिए था, लेकिन वह औरत तो 70% दवाओं में ही डूबी हुई थी। वह लिटिल ट्रेजर पर यह प्रयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? एक माँ का व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के जीवन और विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अभी तक लू परिवार की तीसरी पीढ़ी में केवल लिटिल ट्रेजर ही एकमात्र उत्तराधिकारी थी। अगर उसकी गलती की वजह से लिटिल ट्रेजर के साथ कुछ बुरा हो जाए तो वह अपने दिवंगत पूर्वजों को कैसे समझाएगा? रात्रिकालीन रिवर्स होटल। हाल ही में शूटिंग बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए प्रगति काफी आगे बढ़ गई थी। सबको थोड़ा आराम देने के लिए गुओ किशेग ने सबको रात के खाने पर बुलाया। हर कोई वाकई कड़ी मेहनत कर रहा है, खासकर निंगशी, जिसके ज्यादा सीन थे। जब शूटिंग पूरी हो जाएगी तो मैं जरूर सबके लिए एक और दावत का इंतजाम करूंगी। चीयर्स। सभी को शुभकामनाएं। चीयर्स। दावत के लिए धन्यवाद निर्देशक। कोने में बैठी निंग जुएलुओ ने जैसे ही ये शब्द सुने, निंगशी, जिसके ज्यादा दृश्य थे, उसने अपनी मुठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ने लगे। फिर भी बाहर से वो सिर्फ एक विनम्र मुस्कान ही बनाए रख पाए। अब चूंकि पूरी नाटक टीम का वित्तीय प्रायोजन लू ग्रुप और ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट से आया था, इसलिए प्रोडक्शन में उनका कोई समर्थन या कहना नहीं था। शुक्र है, उसे पता था कि ड्रामा टीम मुख्य महिला किरदार के रूप में उसकी भूमिका बदलने की हिम्मत नहीं करेगी। इतना कुछ होने के बावजूद उसकी लोकप्रियता और रुतबा अभी भी साफ दिख रहा था, क्योंकि उसके अब भी कई कट्टर प्रशंसक थे। उसे बस अस्थायी रूप से यह सहना पड़ा। निंगशी भले ही अलग दिखती हो, लेकिन उसकी तुलना में वह अभी भी एक सहायक भूमिका ही थी। ग्लोरी वर्ल्ड ने इतना पैसा सिर्फ शादी के प्रस्ताव की वजह से ही खर्च किया था। उस घटना के बाद से नाटक की टीम के सभी सदस्यों ने निंग जुएलुओ से दूरी बना ली थी। वे सिर्फ निंग शी और जियांग मुये के इर्द गिर्द ही बात करते थे। वे दोनों मुख्य कलाकारों से भी ज्यादा लोकप्रिय थीं। निंग जुएलुओ को अजीब लगा क्योंकि उसे नजरअंदाज किया जा रहा था, इसलिए उसने बगल में बैठे झाओ सिजोऊ की ओर रुख किया, जो उसी तरह की स्थिति से जूझ रहा था। सिजोऊ, आज की मछली खराब नहीं है, तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। मुझे मछली पसंद नहीं है, झाओ सिजोऊ ने उदासीनता से उत्तर दिया। शुरुआत में जियांग मुये ने पहले ही उसकी सुर्खियां बटोर ली थीं और बाद में उस औरत की शरारतों ने उसे फंसा लिया। इन सब की वजह से उसके सीन काफी कम हो गए, तो फिर वह उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करे? ओह, फिर कोई बात नहीं, निंग जुएलुओ ने कहा, जो अपनी नाराजगी को और अधिक छिपा नहीं सकी, और शौचालय जाने के लिए उठ खड़ी हुई। शौचालय में निंग जुएलुओ गुस्से से कांप रही थी जब उसने सिंक से सारा सामान बाहर निकाला और उसे जमीन पर गिरते देखा। निंग शी, अभी जितना चाहो खुश रहो, पर ध्यान रखना, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहने दूंगी। महाराज, मैं इंतजार करूंगा। यूनिंग शी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई और निंग जुएलुओ डर गया। जिसने मुड़कर देखा तो निंग शी वहां खड़ी थी। अध्याय 283। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? निंग जुएलुओ ने बहुत जल्दी अपनी मुद्रा संभाली और तिरस्कार भरी नजरों से कहा, निंग कसी, मैं सोच रहा था कि तुम मंच के बाहर कितनी शानदार लगोगी, लेकिन तुम तो बस एक छोटे मोटे अभिनेता के साथ हो। निंग शी और जियांग मुये के घोटाले की खबरें पिछले 2 दिनों से चल रही थीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह सबसे पहले जानने वालों में से एक थी। उसने चुपके से उन पर जासूसी करने के लिए किसी को नियुक्त किया था, लेकिन कौन जानता था उसे खुद ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रशंसक उनकी पोल खोल देंगे। दरअसल पिछली परिस्थितियों के आधार पर उसने जो अनुमान लगाया था वह बिल्कुल उलट हुआ।
निंग शी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बजाय उसने ढेर सारे नए प्रशंसक और लोकप्रियता हासिल कर ली। धिक्कार है तुम पर, चुड़ैल, तुम तो जियांग मुये को संभालने में कामयाब हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्लोरी वर्ल्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर आसानी से हो गए। भले ही उसने छोटे समय का अभिनेता कहा था, लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि जियांग मुये कोई साधारण सेलिब्रिटी नहीं था। जियांग मुये की मां तान जिंगशियान लू परिवार की धर्मपुत्री थीं। जियांग मुये लू के माता पिता को दादी दादा कहते थे, जबकि लू टिंगजियाओ को अपना चाचा कहते थे। ऐसे संबंधों में भले ही वे रक्त से संबंधित न हों, इसे पहले से ही घनिष्ठ रिश्तेदारी माना जाता था। लू परिवार के सहयोग से जियांग परिवार का व्यवसाय काफी बढ़ गया था। चूंकि जियांग परिवार का इकलौता बेटा जियांग मुये था, इसलिए पारिवारिक व्यवसाय निश्चित रूप से उसे ही विरासत में मिलेगा। हालांकि जियांग मुये के व्यक्तित्व को देखते हुए वह शायद निंग शी के साथ बस कुछ समय के लिए ही खिलवाड़ कर रहा था। निंग जुएलुओ को शक था कि वह शादी तक पहुंच पाएगी। कितना बेतुका विचार था। अगर आप अभिनेताओं को नीची नजर से देखते हैं तो आप क्या हैं? निंग शी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं अभी भी माँ बाप की बेटी हूँ और निंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं तुमसे ज्यादा नेक हूँ। निंग जुएलुओ ने यह बात अहंकार से कही, जाहिर है जानबूझकर शेखी बघारते हुए कि कैसे निंग याओ हुआ और झूम लिंगयू ने उस घटना के लिए उससे कोई शिकायत नहीं की। उसने इस उद्योग को न केवल इसलिए चुना क्योंकि उसे लोगों द्वारा पसंद किया जाना अच्छा लगता था और उसे वह सब कुछ पाने का आनंद मिलता था जो निंग कसी नहीं पा सकी थी। बल्कि सबसे अच्छी बात ये थी कि इससे वह अपना नेटवर्क बढ़ा सकती थी। इस बार भी निंग इंटरनेशनल के साथ एक बड़ा सौदा पक्का करवाने में उसकी मदद की बदौलत ही वह निंग कसी को फंसाने के साए से बच पाए। उसके बाद से उसे वाकई और ज्यादा सावधान रहना पड़ा। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, निंग जुएलुओ को अचानक सशक्त महसूस हुआ और उसने घमंड से कहा, आपने खुद को केवल 8 मिलियन में बेच दिया। आप जैसा व्यक्ति मेरे साथ तुलना और बातचीत करने के लायक नहीं है। फफ्फ। निंग शी यह सुनते ही हंस पड़ी। आप किस पर हंस रहे हो? निंग शी ने उसकी ओर बेफिक्री से देखा और कहा, मैं 8 मिलियन पर हंस रही हूँ। निंग जुएलुओ ने भौहें चढ़ाईं। निंग शी, तुम मेरे साथ अजीब व्यवहार करना बंद करो। तुम्हारा क्या मतलब है? निंग शी ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मिस निंग, मुझे सच में बहुत अफसोस है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी बेवकूफ होंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको अब भी नहीं पता कि मेरे पास 80 लाख कहाँ से आए। निंग जुएलुओ ने ठंडे स्वर में उपहास किया। क्या ये तुम्हारे द्वारा जियांग मुये के साथ वेश्यावृत्ति करने से नहीं है? ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? निंग कसी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। वह उसके कान के पास झुकी और धीमी आवाज में बोली, वह $8 मिलियन का अनुबंध उल्लंघन का जुर्माना क्या तुमने मुझे खुद नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें वह दिया? निंग शी, तुम पागल हो, है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? निंग जुएलुओ ने बीच वाक्य में ही रुककर अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, निंग शी, वह तुम थी। जिस व्यक्ति ने मुझे धमकाया और डराया वह तुम ही थी। हाँ, यह मैं ही था। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं तुम पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। यू। निंग जुएलुओ गुस्से में था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मेहनत की कमाई अनुबंध उल्लंघन शुल्क के रूप में निंग शी की जेब में चली जाएगी। आखिरकार वो घटना शांत हो गई और अब वो कभी उसका जिक्र नहीं कर सकती। इसके अलावा उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। उसने उन गुमनाम चिट्ठियों और बैंक खाते को डिकोड करने के लिए बहुत पहले ही लोगों को काम पर लगा रखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अध्याय 284, शैली का तीव्र परिवर्तन। निंग शी के जाने के बाद निंग जुएलुओ ने सू यान को फोन करने से पहले खुद को संभाला। यान, जब तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए तो क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मुझे माफ करना जुएलुओ, आज रात मेरी डिनर मीटिंग है, शायद काफी देर हो जाएगी। क्या मैं ड्राइवर से तुम्हें ले आऊं? हेलो। फोन का दूसरा छोर खामोश था। सिर्फ दबे हुए आंसुओं की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सू यान ने तुरंत पूछा, जुएलुओ, क्या हुआ? रो रही हो? क्या हुआ? निंग जुएलुओ ने अपने आंसू रोके और कहा, यान, मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। ड्रामा टीम में सब लोग मुझे बहिष्कृत कर रहे हैं। वे सब निंग शी और जियांग मुये की चापलूसी कर रहे हैं। कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। अभी मैं निंग शी से उसकी और जियांग मुये की चिंता में पूछ रहा था। मैंने उससे कहा था कि अगर उसे पैसों की जरूरत हो तो वह मुझसे मांग सकती है। उसे कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। उसने बदले में बहुत सी बुरी बातें कहीं और यहाँ तक कह दिया कि मैं उसकी परवाह करने के लायक नहीं हूँ। सू यान ने आह भरते हुए कहा, जुएलुओ, जियाओ शी और जियांग मुये के घोटाले की अफवाहें हाल ही में फैल रही हैं। तुम्हारा सवाल पूछताछ जैसा लग सकता है, इसीलिए वह इससे नाखुश है। तुमने उससे ये भी पूछा कि क्या उसे पैसों की जरूरत है, जिसका साफ मतलब है कि वह जियांग मुये से पैसे ले रही है। अचानक सू यान ने ऐसा ही सहज जवाब दिया जिससे निंग जुएलुओ ने उसे और कस लिया। यान, तुम बदल गई हो। सिर्फ उस घटना की वजह से अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम सिर्फ निंग शी पर ही यकीन करोगी, है ना? उसके और जियांग मुये के स्कैंडल की तस्वीरें तो फैंस ने खींच ही ली हैं और ड्रामा टीम में तो वे पहले से ही इतने करीब हैं। उनके रिश्ते के बारे में कौन नहीं जानता? क्या मुझे और कुछ कहना चाहिए? जुएलुओ, मैं नहीं बदला हूँ, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में समस्या है। तुम इतनी समझदार हो, तुम जियाओ शी का पक्ष क्यों नहीं लेती और उस पर विश्वास क्यों नहीं करती? अगर उसका जियांग मुये के साथ वाकई कुछ चल रहा था तो क्या ये सामान्य डेटिंग नहीं हो सकती?
अगर ऐसा है तो हमें उसके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए। यान, मैं ठीक है, मुझे अब काम पर वापस जाना है। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो तुमसे फिर बात करूंगा। जब निंगशी कमरे में लौटी तो सभी लोग खाना खा चुके थे और गाना गा रहे थे। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, मैं अपने नियम खुद लिखूंगा। वेयरवुल्फ की भयंकर चमकती आंखें। जियांग मुये ने अपने गाने से सबको खुश कर दिया। जब निंगशी वापस लौटी तो उसने जल्दी से उसे गाने के लिए बुलाया। निंग शियाओशी, हमारे लिए भी एक गाना गाओ। तुम्हारा पसंदीदा गाना अब भी द बाउंडलेस सी एंड स्काई है ना? निंगशी के लिए केटीवी पर हर बार ये गाना जरूरी था। हर बार उसे ये गाना पड़ता था, इस जिंदगी में मुझे माफ कर देना, मैं प्यार को आजाद नहीं होने दूंगी। लेकिन आज निंगशी ने हाथ हिलाकर कहा, मैं खुद ही चुनूंगी। तुम क्या चुनने जा रही हो? जियांग मुये ने उसकी ओर देखा। उसे चिंता थी कि वह कोई ऐसा गाना चुन लेगी जो बहुत ही उग्र होगा। एक बार जब निंगशी ने अपना गाना चुन लिया तो वह सोफे पर झुक गई और गाना शुरू करने के लिए माइक्रोफोन उठा लिया। देखो, रोशनी में मेरे सामने क्या है? विशाल कमरा, अकेला बिस्तर। रोशनी के बिना सब कुछ अदृश्य था। दिल में दर्द था जिसे साझा करने वाला कोई नहीं था। जियांग मुये हैरान रह गया। हे भगवान, निंगशी, तुम्हारी शैली तो बहुत जल्दी बदल गई है ना? वो निंगशी कहाँ है जो जानवरों, मांस और विषैले पदार्थों के बारे में गाने में आनंद लेती थी? निंगशी ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, यह कोई निजी समारोह नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस अवसर पर ऐसा गाना गाऊंगी? निंगशी ने एक बार कहा था कि उसके ज्यादातर गाने कम उम्र वालों के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए वह मजाक नहीं कर रही थी। जियांग मुये ने जिन 3 गानों का जिक्र किया वे क्लासिक थे। एक बार विदेश में पढ़ाई के दौरान उन्होंने नशे में धुत होकर शराब पी थी। उन्होंने फ्लैश गाना लाइव गाया और इतना ऊंचा स्तर तय कर दिया कि सुरक्षा व्यवस्था 3 गुना बढ़ानी पड़ी, फिर भी वे भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए। अध्याय 285, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। निंगशी ने गाना जारी रखा। जीवन वर्षों के साथ फिसल जाता है, सफेद बालों के साथ बूढ़ा हो जाता है, आपके साथ ही चला जाता है और खुशी को अनसुना छोड़ जाता है। सुनते ही जियांग मुये को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे ऐसा क्यों लगा कि ये गाना कोई यूं ही नहीं चुना गया था, बल्कि किसी खास इंसान के लिए गाया गया था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर मैं कोई संकेत नहीं देता। मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं अब भी यादों को हावी होने देता हूँ, मैं अब भी ठीक होने का दिखावा करता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जियांग मुये को एहसास हुआ। दरअसल वह किसी के लिए गा रही थी। इस समय किसी को पता नहीं था, लेकिन कमरे के दरवाजे के बाहर एक लंबा व्यक्ति खड़ा था। पहले तो वह बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसने खुद को दरवाजे पर अटका हुआ और मंत्रमुग्ध पाया। उनके साथी ने उन्हें रुकते हुए देखा और खुद को रोक न सके और चिल्लाए, सीओ लू, क्या कोई समस्या है? सीओ झांग और सीओ वांग अभी भी ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं। शांत। उसके स्वर की ठंडक ने उसके साथी को अवाक कर दिया। तभी कमरे से एक लड़की की धीमी और कामुक आवाज सुनाई दी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं सचमुच में, फिर भी मैं खुद से झूठ बोलता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं सचमुच में, लेकिन चलो इसे एक रहस्य ही रहने देते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं सचमुच में, मैं इसे अपने तक ही रखता हूँ। यहाँ तक कि जब उसने गाना बंद कर दिया तब भी वह उसी स्थान पर खड़ा रहा और काफी देर तक हिला तक नहीं और चला गया। रात में देर से लू परिवार पुराना निवास। बगीचे में जेड रंग की सीढ़ियों पर वह अपनी उंगलियों में सिगरेट पकड़े खड़ा था। जब तक सिगरेट जलकर खत्म नहीं हो गई उसने उसे होंठों से लगाया ही नहीं। वह अपने गहरे विचारों में खोया हुआ था। भाई, बहुत देर हो चुकी है, तुमने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? लू जिंगली दौड़कर पूछने लगी। लू टिंगजियाओ ने अपनी सिगरेट बुझाई और कहा, क्या? लू जिंगली ने उसे घूरते हुए कहा, नाटक करना बंद करो। तुमने फादर लू को बाहर भेजने की ऐसी योजना बनाई है, क्या इसीलिए नहीं कि तुम आज रात जियाओ शीशी को फोन कर सको? फादर लू कल सुबह सबसे पहले घर भागेंगे। अगर तुमने अभी जियाओ शीशी को फोन नहीं किया तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे बेचारे लिटिल ट्रेजर को देखो, क्या तुम्हारा दिल नहीं टूटता? मैं उसका चाचा होने के नाते बहुत दुखी हूँ। उसके डिप्रेशन में जाने का इंतजार मत करो। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके सहमत होने की संभावना शून्य है। लू टिंगजियाओ ने कहा और वह उठकर घर में चला गया। बिल्कुल नहीं, मैं उसे जरूर आने के लिए मना सकता हूँ। लू जिंगली ने आत्मविश्वास से भरे हुए अपना हैंडफोन निकालते हुए कहा। सभा समाप्त होने के बाद नाटक टीम के सभी सदस्य एक एक करके चले गए। जैसे ही निंगशी होटल पहुंची उसका मोबाइल बज उठा। उसने कॉलर आईडी देखी, वह लू जिंगली थी। उसने तुरंत फोन नहीं उठाया, बल्कि कई बार घंटी बजने दी, जब तक कि फोन करने वाले ने फोन नहीं काट दिया। थोड़ी देर बाद उसका फोन फिर से लगातार बजने लगा। निंगशी ने अंततः कॉल का उत्तर देने से पहले कुछ क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई। नमस्ते। हेलो जियाओ शीशी, क्या आप सो रहे हैं? नहीं, नाटक टीम की सभा अभी अभी समाप्त हुई है। दूसरे गुरु, बहुत देर हो चुकी है, कोई बात है क्या? लू जिंगली के पास कहने और बड़बड़ाने के लिए बहुत सी बातें थीं। उसने तुरंत बिना रुके उससे पूछा, जियाओ शीशी, तुमने उस दिन मेरे भाई से असल में क्या कहा था? उसके बाद उसने खुद को पूरे दिन अपने कमरे में बंद कर लिया। जब वह बाहर आया तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और पूरे 3 दिन तक बिना रुके काम करता रहा। बस फिर क्या था, मेरी माँ ने फोन करके बताया कि लिटिल ट्रेजर की तबीयत खराब है। फिर वह पुराने घर लौट आया और फिर कुछ दिन। लिटिल ट्रेजर बीमार है, उसे क्या हुआ है? निंगशी ने जल्दी से लू जिंगली की बात समझ ली और उसे रोक दिया।
लू जिंगली अपने भाई के लिए एक पल के लिए रुका। सच में जियाओ शीशी को अब भी लिटिल ट्रेजर की सबसे ज्यादा परवाह है। बेचारा भाई। अध्याय 286। हमेशा से ही इतना तेज तर्रार रहा हूँ। डॉक्टर किम का कहना है कि उन्हें हल्का अवसाद है, लू जिंगली ने भारी स्वर में कहा। अवसाद? उसे अचानक अवसाद क्यों हो गया? अब उसकी हालत कैसी है? पिछले कुछ दिनों से लू परिवार से कोई खबर न मिलने के कारण उसे लगा कि सबसे अच्छी खबर तो यही है कि कोई खबर ही न मिले। उसे लगा कि लिटिल ट्रेजर उसकी देखभाल में पूरी तरह ठीक हो गया है। उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में जो कुछ वह जानती थी, उसके आधार पर वह सचमुच हंगामा खड़ा कर सकता था। अगर लू जिंगली और बाकी लोगों ने उसे पहले ही ढूंढ लिया होता तो शायद ये सब न होता। अब उसकी हालत और भी खराब होती जा रही है, जबकि हम कई डॉक्टर्स को बुला चुके हैं। सब कुछ काम नहीं कर रहा है। जियाओ शीशी, तुम्हें जल्दी से लिटिल ट्रेजर से मिलने आना होगा। लिटिल ट्रेजर अब कहाँ है? पुराने निवास पर, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। निंगशी की लाइन का अंत कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर उसके स्वर में थोड़ा बदलाव आया। लू जिंगली, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा? लिटिल ट्रेजर कुछ दिनों से बीमार है। तार्किक रूप से आप मुझे पहले ही बुला लेते, कम से कम एक फोन तो कर ही देते, लेकिन आपने नहीं किया। अभी तक नहीं। जब रात बहुत हो चुकी है तब आप मुझे बुलाने के लिए दौड़े जा रहे हैं। और लिटिल ट्रेजर अभी भी पुराने घर में है। निंगशी कुछ रुकी, फिर बोली, पापा और मम्मी लू, उन्हें मेरी पहचान पता चल गई है ना? वे मेरे और लू टिंगजियाओ के साथ आने के खिलाफ हैं और अब वे मुझे लिटिल ट्रेजर के पास भी नहीं जाने देते, है ना? उफ। लू जिंगली को हर बात का सही अंदाजा लगाने की आदत थी। ये पहली बार था जब उसकी पोल खुल रही थी और छिपने का कोई रास्ता नहीं था। वह अचानक चिड़चिड़ा हो गया और बड़बड़ाया, जियाओ शीशी, तुम इतनी तेज तर्रार कब से हो गई? अरे, मैं तो हमेशा से ही इतनी तेज तर्रार रही हूँ। निंगशी ने आंखें घुमाईं, भौहें चढ़ाईं और थके हुए स्वर में पूछा, दूसरे गुरु, आप जानते ही हैं कि लू टिंगजियाओ और मैं अब कैसे हैं। अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो यह उचित नहीं होगा। आपके माता पिता अब मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ये तो और भी ज्यादा है। मैंने लू टिंगजियाओ से वादा किया था कि मैं लिटिल ट्रेजर का ध्यान रखूंगा और वास्तव में कल अनुबंध का अंतिम दिन होगा। मुझे अंततः जाना ही होगा। अगर मैं अभी भी चला जाऊं तो अगली बार और उसके बाद क्या होगा? छोटे ट्रेजर के पास सबसे अच्छे डॉक्टर, उसके दादा दादी और आप लोग उसकी देखभाल के लिए मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वह जल्द ही मुझे भूल जाएगा। निंगशी ने ये सब एक ही सांस में कह दिया। उसे पता नहीं था कि उसने ये सब लू जिंगली के लिए कहा था या अपने लिए। बेशक वह लिटिल ट्रेजर के बारे में चिंतित थी, लेकिन अगर वह अब उससे मिलने जाती तो उसे लगभग यकीन था कि वह लिटिल ट्रेजर को देखते ही मान जाएगी। यहाँ तक कि वह उसकी सभी मांगे भी मान सकती थी। वह पहले ही इतने दिनों से धैर्य रख रही थी, अब वह हार नहीं मान सकती थी। लेकिन भाभी, दिल की तकलीफें तो उसे सुझाने से ही ठीक होती हैं। लिटिल ट्रेजर की बीमारी इसलिए हुई क्योंकि उसे आपकी बहुत याद आती है। हर दिन वो आपके लौटने का इंतजार करता है। क्या सच में आपका दिल हेलो हेलो कहने का? लाइन बंद हो गई और लू जिंगली अचानक असमंजस में पड़ गई। अरे, मैं तो सचमुच असफल हो गया। ऐसा लगता है कि इस बार जियो शीशी ने अपना संकल्प सचमुच कड़ा कर लिया था। अब मैं क्या करूं? बेचारी बच्ची। लू जिंगली के पास अपने भाई को स्थिति की सूचना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर जगह खोजने के बाद अंततः वह उसे लिटिल ट्रेजर के कमरे में पाया। लू टिंगजियाओ बिस्तर के पास बैठा था, जबकि लिटिल ट्रेजर अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि वह सो रहा है या नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे को हाल ही में सोने में परेशानी हो रही थी। लू टिंगजियाओ को बस लू जिंगली के चेहरे के भाव देखकर ही नतीजा समझ आ गया। उसने उम्मीद भरे लहजे में कहा, उसने मना कर दिया, है ना? अध्याय 287। केवल आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। लू जिंगली लिटिल ट्रेजर के सामने ये बुरी खबर सुनाने में असमर्थ थी और बहुत हिचकिचाहट के बाद उसने सिर हिलाया। मैंने जो कुछ भी कह सकती थी कह दिया, लेकिन इस बार वह सचमुच दृढ़ निश्चयी है। सबसे बुरी बात यह है कि उसे अंदाजा हो गया कि हमारे माता पिता को उसकी पहचान और उसके प्रति उनकी भावनाओं के बारे में पता चल गया है। मुझे अपना हैंडफोन दो, लू टिंगजियाओ ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्या? तुम्हें मेरा हैंडफोन किस लिए चाहिए? लू जिंगली ने अनिच्छा से अपना फोन दे दिया। लू टिंगजियाओ ने लू जिंगली का फोन उठाया, पासवर्ड डाला और लिटिल ट्रेजर के कमरे की तस्वीर खींची। फिर उसने अपना मैसेज इनबॉक्स खोला, निंगशी का फोन नंबर ढूंढा और तस्वीर उसे भेज दी। अरे भाई, तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता चला? ये तो हद हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास कोई प्राइवेसी ही नहीं है। लू जिंगली ने शिकायत की और उसका फोन वापस छीन लिया। लगभग तुरंत ही एक नया संदेश आया। इतनी जल्दी जवाब? लू जिंगली ने तुरंत इसे खोला और देखा कि निंगशी ने क्या कहा था। उसने जो कुछ देखा वह ढेर सारे विस्मयादिबोधक चिन्ह थे। लू जिंगली, तुम बेवकूफ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वाह, जियाओ शीशी, तुमने मुझे क्यों डांटा? भाई, तुमने उसे क्या भेजा था? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। वो तुम ही थे, लेकिन अब मुझे ही दोष लेना होगा। ये कितना अन्याय हो सकता है? लू जिंगली ने बड़बड़ाया और फिर जल्दी से तस्वीर देखने के लिए खोला। ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दी। इसे देखने के बाद अंततः उसे समझ आ गया। उसके भाई ने लिटिल ट्रेजर का खाली ड्राइंग कैनवास निंगशी को भेजा था, जिस पर केवल कुछ छोटे वाक्य थे। यदि फादर लू भी यह सब नहीं देख सके, तो यदि जियो शीशी ने ये सब देखा होता तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती?
ये पूरी तरह से पूर्वानुमानित था। अरे, उसने उससे बहुत कुछ कहा पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी उसके भाई ने बस एक तस्वीर भेजी और उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। यदि ऐसा था तो उन्होंने शुरू से ही वह तस्वीर क्यों नहीं भेजी। इसके बाद निंग शी का एक और संदेश आया, क्या आपका भाई भी पुराने निवास पर है? लू जिंगली अवचेतन रूप से हाँ कहने ही वाली थी कि लू टिंगजियाओ ने फोन छीन लिया। उसने तुरंत संदेश भेजा, नहीं। निंग शी ने तुरंत जवाब दिया, तो ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ओह, लू जिंगली को चुपचाप अपने भाई के लिए फिर से दया आ गई। ये 3 शब्द, ये तो अच्छा है, सुनकर दिल दहल गया। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी और उन्होंने भावशून्य चेहरे के साथ कहा, मैं बाद में उससे बचूंगा, तुम उसे अंदर आने दो। ओह ठीक है, समझ गया। लू जिंगली ने सिर हिलाया। लू टिंगजियाओ ने लू जिंगली को समझाने के बाद लिटिल ट्रेजर के बिस्तर के पास जाकर कहा, लिटिल ट्रेजर, मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी हैं। लिटिल ट्रेजर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लू टिंगजियाओ ने आगे कहा, यह आपकी आंटी शियाओ शी की सुरक्षा का मामला है। आप भी जानते हैं कि अगर आपके दादाजी को पता चल गया तो आज रात उनके आपके यहाँ आने के बुरे परिणाम होंगे। लिटिल ट्रेजर ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलीं। लू टिंगजियाओ जानता था कि वह सुन रहा है, इसलिए उसने आगे कहा, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे तुम्हें याद रखना होगा। अब केवल तुम ही उसकी रक्षा कर सकते हो, केवल तुम ही। उसी समय जुनलाई होटल में निंग शी रोते हुए बाहर भागी। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि लिटिल ट्रेजर ने क्या लिखा था तो उसके जो भी सिद्धांत और दृढ़ संकल्प थे कि वह डगमगाए नहीं, उसके सभी निवारक प्रयास एक ही पल में नष्ट हो गए। अरे यार, वो सच में लू जिंगली को मारना चाहती थी। उसे वह चित्र क्यों दिखाना पड़ा? उसे अपने प्रिय लिटिल ट्रेजर से मिलने की इच्छा को दबाने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प जुटाना पड़ा। अब वह बस कुछ गैरकानूनी काम करना चाहती थी, जैसे लिटिल ट्रेजर को चुपके से अपने साथ घर ले आना। अध्याय 288, छोटा खजाना ले जाओ। ये तो अच्छी बात थी कि उसके पास अभी भी आहका से उधार ली गई कार थी। निंग शी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और पुराने घर की ओर चल पड़ी। लू जिंगली की सलाह मानकर वह पुराने घर के पिछले दरवाजे तक गाड़ी चलाकर गई। दूर से ही उसे पता चल गया कि लू जिंगली बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए उसका इंतजार कर रहा था। जियो शी, तुम अंततः यहाँ हो। लिटिल ट्रेजर कहाँ है? घर में। मेरे साथ आओ। क्या मैं सचमुच ऐसे ही अंदर आ सकता हूँ? किसी को पता तो नहीं चल जाएगा? चिंता मत करो, मेरे पिता आज बाहर गए हैं और कल सुबह ही लौटेंगे। मैंने नौकरानियों और बटलरों को पहले ही निकाल दिया है। दरअसल मेरी माँ अब तुम दोनों के खिलाफ नहीं है, वह बस लिटिल ट्रेजर को खुश देखना चाहती हैं। बस मेरे पिता की बात है, वह अभी भी बहुत जिद्दी हैं और मैं अभी तक उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ। लू जिंगली लगातार बोलती रही और उसे घर के अंदर का रास्ता दिखाया। बगीचे में निंग शी अचानक बीच में रुक गई और ऊपर देखने लगी। जियाओ शी, चलो चलें। तुम क्या देख रही हो? लू जिंगली ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद मैं हाल ही में थोड़ी सी घबरा गई हूँ, निंग शी ने कहा और फिर उसका पीछा करना जारी रखा। दूसरी ओर लू जिंगली को राहत मिली। उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और मन ही मन सोचा, जियाओ शी, तुम पागल नहीं हो, बस बहुत ज्यादा सतर्क हो। उसका भाई वहाँ ऊपर उससे बच रहा था। लू जिंगली निंग शी को लिटिल ट्रेजर के कमरे में ले आए। डन डन डन। लिटिल ट्रेजर, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। लिटिल ट्रेजर बिस्तर पर लेटा हुआ था और लू जिंगली की आवाज सुनने के बावजूद उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ओह, लू जिंगली ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी और निंग शी को जाने दिया। तुम जाओ। वह थोड़ी घबराई हुई थी। यहाँ तक आते आते वह प्रकाश की गति से यात्रा करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसका सामना लिटिल ट्रेजर से हुआ तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे या क्या कहे। उसके दिमाग में बार बार छोटे आदमी का उदास सवाल घूम रहा था। आंटी जियाओ शी, लिटिल ट्रेजर बहुत अच्छा रहा है, आप लिटिल ट्रेजर क्यों नहीं चाहती? उसने लिटिल ट्रेजर की भावनाओं को कम करके आंका था और बेरहमी से सोचा था कि वह अभी बच्चा ही है और जैसे जैसे दिन बीतेंगे वह उसे भूल जाएगा। उसे नहीं पता था कि वह उसके भावनात्मक स्वास्थ्य को इतना नुकसान पहुंचाएगी। बेबी, मुझे बहुत अफसोस है। निंग शी ने नन्हे बन का हाथ हल्के से पकड़ लिया। उसे आखिरी बार देखे हुए कुछ ही दिन हुए थे और नन्हे बन का वजन पहले ही कुछ कम हो गया था। उसे मोटा करना उसके लिए आसान नहीं था। लिटिल ट्रेजर ने केवल हल्की सी पलकें झपकाईं, लेकिन कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। निंग शी चुप हो गई। माफी मांगने के अलावा उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या कह सकती है। वो जानती थी कि वो अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। उससे ये वादा नहीं कर पा रही है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उसे मनाने के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, लेकिन उसे खुश करने का कोई रास्ता ढूंढना था। लू जिंगली चिंतित हो गया जब उसने लिटिल ट्रेजर की ओर देखा जो कठोर था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। फिर उसने निंग कसी की ओर देखा जो चुप थी। उसने बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लिटिल ट्रेजर अभी भी इतना निश्चल क्यों था? मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लिटिल ट्रेजर की बीमारी इतनी गंभीर है कि निंग शी भी उसे ठीक होने में मदद नहीं कर पा रही है। दूसरे गुरु, मेरा एक अपरंपरागत अनुरोध है, निंग शी ने अचानक कहा। क्या बात है? जरा बोलो। क्या मैं आज रात लिटिल ट्रेजर को ले जा सकता हूँ? क्या तुम लिटिल ट्रेजर को ले जाना चाहते हो? लू जिंगली हैरान रह गई। हाँ, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो मुझे हर समय सतर्क रहना पड़ेगा और मैं लिटिल ट्रेजर से ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ तो लिटिल ट्रेजर तो यहाँ काफी दिनों से है ना? अब उसे बस माहौल बदलने की जरूरत है ताकि वह थोड़ा हल्का हो जाए। अध्याय 289,
एक आधी रात की डेट। लू जिंगली ने आह भरी। मनोवैज्ञानिक ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन लिटिल ट्रेजर तो पुराने घर से बिल्कुल भी नहीं हटा। मुझे लगता है कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा कि तुम उसे घर ले जाओ। जब निंगशी ने ये सुना तो उसका दिल बैठ गया। एकमात्र बात यह है कि लिटिल ट्रेजर को आपसे दूर ले जाना एक बहुत बड़ा निर्णय है, जिसे मैं सहजता से स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लू जिंगली अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। यह उसके भाई का संदेश था। अगर वह लिटिल ट्रेजर को ले जाना चाहती है तो उसे ले जाने दो। वाह, उसके भाई ने फिर से जियाओ शी के विचारों का सही अंदाजा लगा लिया था। वह फिर से अचंभित रह गया। एक बार जब उसे फरमान मिल गया तो लू जिंगली ने अपना रुख बदल दिया और कहा, जियो शी, बस उसे ले जाओ। लिटिल ट्रेजर को कहीं भी ले जाओ। ये ठीक है, मैं अब इसे तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। उसे एक पन्ना पलटने से भी तेजी से अपना मन बदलते देख निंगशी को शक हुआ। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि फैसला बहुत भारी था और तुम मुझे आसानी से हाँ नहीं कहना चाहते थे? लू जिंगली ने केवल तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। मैंने वास्तव में आपको सहजता से हाँ कहने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब मैंने इस पर ठीक से विचार कर लिया है, इसलिए यह कोई सहज निर्णय नहीं था। मैं गंभीरता से आपको बता रही हूँ। हाँ। निंगशी अवाक रह गई। फिर उसने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं कल सुबह से पहले लिटिल ट्रेजर को वापस ले आऊंगी। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रात बहुत हो चुकी है। आप लिटिल ट्रेजर को कहाँ लाने की योजना बना रहे हैं? रात में होने में क्या हर्ज है? रात में आराम करना ज्यादा रोमांटिक होता है। निंगशी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, जिससे जाहिर था कि वो कितना घटिया है। फिर उसने अपना कॉस्मेटिक बैग निकाला और मेकअप करने लगी। तकनीकी रूप से यह एक भेस था, अभ्यास से सिद्धि मिलती है। निंगशी ने झटपट अपना चेहरा एक भविष्यवादी साइंस फिक्शन रोबोट जैसा बना लिया। फिर उसने छोटे बालों वाला विग और झुमके पहन लिए। निंगशी की त्वचा अब ऐसी लग रही थी जैसे उसके नीचे मांस ही न हो, बल्कि मानो वो धातु और स्टील से बनी हो। वो बहुत मस्त लग रही थी। लू जिंगली ने ये सब आश्चर्य से देखा और बोली, जियो जी, तुमने अपना चेहरा ऐसा क्यों बनाया? यह वाकई शानदार है। तुम हमारे रोबोट बटलर एक जैसे दिखते हो। निंगशी ने उस पर उंगली उठाई। यह एक ऐसा हुनर है जो हर कलाकार को सीखना ही होगा अगर वह अपनी आजाद आत्मा बनाए रखना चाहता है। उफ़, ये हुनर बुरा नहीं है। अगर तुम व्यस्त सड़कों पर भी खड़ी हो जाओ तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। लू जिंगली ने ये कहते हुए देखा कि जब निंगशी मेकअप कर रही थी तो लिटिल ट्रेजर की खाली आंखें प्रतिक्रिया करने लगी और वो निंगशी को घूर रहा था। जब निंगशी का मेकअप हो गया तो उसने लिटिल ट्रेजर को उसकी बगलों से पकड़ लिया और उसे हल्के से गोद में बिठा लिया। फिर उसने मेकअप का सामान फिर से उठा लिया। लू जिंगली ने इस पर अपनी भौहें उठाईं और पूछा, लिटिल ट्रेजर को भी मेकअप की जरूरत है? सुरक्षित रहना। लिटिल ट्रेजर का सुंदर सा चेहरा मेरे चेहरे से ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। ठीक है, इसके अलावा उसे मेरी तरह मेकअप करना, क्या यह अच्छा नहीं होगा? चिंता मत करो, ये मेकअप ऑर्गेनिक है, त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। उसने लिटिल ट्रेजर पर काम शुरू करने से पहले समझाया। छोटा ट्रेजर बिना 1 इंच भी हिले निंगशी की गोद में आज्ञाकारी ढंग से बैठा था, मानो वह सबसे आदर्श छोटा मॉडल हो। निंगशी ने ये सब 5 मिनट के भीतर बहुत जल्दी पूरा कर लिया। वाह, कितना सुंदर, मुझे भी मेकअप चाहिए, लू जिंगली ने चमकती आंखों से कहा। निंगशी ने उपहास करते हुए कहा, तुम एक तरफ रहो, लिटिल ट्रेजर और मेरे बीच के रिश्ते को खराब मत करो। लू जिंगली पराजित महसूस करते हुए एक तरफ बैठ गई। ठीक है, चूंकि तुमने मेरी और लिटिल ट्रेजर की इतनी मदद की है तो अगली बार जब मैं फ्री होऊंगी तो मैं तुम्हारा चेहरा बनाने में मदद करूंगी। अब मुझे इस प्यारी को बाहर ले जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने वचन का पालन करने के लिए बाध्य करूंगी। हाँ, तुम्हें अपना वादा तोड़ने की अनुमति नहीं है। फिर मैं हैलोवीन के लिए तुम्हारे साथ अपना मेकअप पहले से बुक कर लूंगी। कोई बात नहीं। लू जिंगली संतुष्ट हो गया। फिर वह चुपचाप लिटिल ट्रेजर और निंगशी को बगीचे से बाहर ले गया। अध्याय 290, माँ और पिता दोनों का रूप होना। पुराने निवास का पिछला दरवाजा। निंगशी ने एक हाथ में लिटिल ट्रेजर को उठाया, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपनी मोटरसाइकिल के स्टोरेज से बच्चों का हेलमेट निकाला और फिर एक सुरक्षा बेल्ट निकाली। लू जिंगली, जो किनारे से देख रही थी, आश्चर्य से बोली, वाह, तुम वाकई अच्छी तरह से तैयार हो। तुमने शुरू से ही लिटिल ट्रेजर को ले जाने के बारे में सोचा था, है ना? जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि तुम भाग रही हो। मैं भाग नहीं सकती। निंगशी ने लिटिल ट्रेजर का हेलमेट पहना और फिर सेफ्टी बेल्ट से उसे अपनी कमर के पीछे कसकर बांध लिया। कसकर पकड़ो लिटिल ट्रेजर, चलो चलते हैं। जब उसने निंगशी को लिटिल ट्रेजर के साथ जाते देखा, लू जिंगली ने खुद से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या जियो शी लिटिल ट्रेजर के मातृ या पितृ प्रेम की कमी की भरपाई कर रही है। सामान्य परिस्थितियों में तो पिता को ही अपने बेटों को बाहर ले जाकर खोजबीन करनी चाहिए थी, है ना? आमतौर पर माँ ही नहीं होती जो अपने बेटों को आधी रात को मोटरसाइकिल के साथ बाहर ले जाती हो, लेकिन लू टिंगजियाओ को लिटिल ट्रेजर को इस तरह बाहर लाने देना बिल्कुल नहीं। यही कारण था कि उसने सोचा कि जियाओ शी अद्भुत थी। वह माँ और पिता दोनों हो सकती थी। आज रात आसमान में चांद चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा था। 70 की गति से स्वतंत्र महसूस करते हुए, आशा करते हुए कि अंत एजिन सागर है, आगे दौड़ते हुए और दूसरी तरफ का सपना देखते हुए,
हम दुनिया में घूमना चाहते हैं, हवा के साथ दौड़ते हुए, स्वतंत्रता को अपनी दिशा के रूप में, बिजली और गड़गड़ाहट की शक्ति का पीछा करते हुए मेरी छाती को विशाल महासागर से भर दें, यहाँ तक कि सबसे छोटी पाल भी यात्रा कर सकती है। निंगशी ने अपनी मोटरसाइकिल को सामान्य 400 गज प्रति घंटे की बजाय 40 गज प्रति घंटे की गति से चलाया, कुछ छोटी छोटी धुनें गाईं और लिटिल ट्रेजर को शहर का भ्रमण कराया। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिलों की परिचित गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और जैसी की उम्मीद थी, वह आहका और उसका गिरोह था। आहका ने भी निंगशी को देख लिया था। जियांग जियांग, जो आहका की कार के पीछे बैठा था, उत्साह से चिल्लाया, आहका, धीरे करो, तुम्हारे सामने वाली मोटरसाइकिल बिल्कुल वैसी क्यों लग रही है जैसी तुमने शी को उधार दी थी। आहका ने अपनी गति धीमी की और अपनी हेडलाइट्स को मोटरसाइकिल की ओर देखने के लिए समायोजित किया। आप सही कह रहे हैं, यही है, जल्दी करो, उसके पीछे आओ। जियांग जियांग ने उत्साह से आग्रह किया और एक हाथ हिलाकर चिल्लाया, हिलो, जिया। जब दोनों मोटरसाइकिलें आपस में टकराईं, तो जियांग जियांग ने तुरंत शिकायत की, शी, तुम बहुत बुरे हो, पिछली बार जब हमने तुम्हें बुलाया था तो तुम नहीं आए, आखिरकार तुम खुद यहाँ आ गए। चूंकि हम एक दूसरे से टकरा ही गए, तो चलो थोड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। मंजिल तो हमारी पुरानी सभा स्थल है। आहका ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और बाकी मोटरसाइकिलें भी तेजी से उसके पीछे चल पड़ीं। क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और अंधेरा था, साथ ही लिटिल ट्रेजर और निंगकसी ने एक जैसे काले कपड़े पहने थे, इसलिए किसी ने नहीं देखा कि निंगकसी के साथ एक छोटा बच्चा भी था। निंगशी लगातार उनके पीछे चली गई और अपनी कमर पर पकड़े हुए छोटे से हाथ को छूने के लिए आगे बढ़ी और बोली, छोटे खजाने, कसकर पकड़ो, मैं गति बढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। लिटिल ट्रेजर का हाथ उसके कपड़ों पर और भी अधिक कस गया। निंगशी ने गति बढ़ाई और आगे बढ़ गई। आज रात आहका और उसका गिरोह एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे थे जो डेथ वैली जितनी खतरनाक नहीं थी और न ही वे अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर रहे थे। ये बस एक सामान्य राजमार्ग था और गति ही मायने रखती थी। छोटे खजाने, क्या तुम खुश हो? निंगशी हवा में चिल्लाई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पीठ पर छोटे हेलमेट से हल्की दस्तक महसूस की। उस हल्की सी दस्तक ने निंगशी का दिल पिघला दिया और इसलिए उसने पूछा, तो क्या तुम और तेज चलना चाहते हो? छोटे हेलमेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फिर से खटखटाया। निंगशी ने बड़ी मुस्कान के साथ अपनी गति बढ़ानी जारी रखी। बेशक, निंगशी का त्वरण केवल उसकी 40 गज प्रति घंटे की गति की तुलना में था, जो निश्चित रूप से आहका और बाकी की गति के साथ अतुलनीय था। जब निंगशी आखिरकार लिटिल ट्रेजर को मंजिल पर ले आए, तो आहका और उसके साथी पहले से ही वहां बैठकर सिगरेट पी रहे थे। कुछ तो इतने ऊब चुके थे कि उन्होंने कुछ राउंड खेलने के लिए पोकर कार्ड निकाल लिए। अध्याय 291। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। आहका ने अपनी सिगरेट बुझा दी जब उसने निंगशी को बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ते देखा और अपनी आस्तीनें चढ़ाकर कहा, हे भगवान, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। तुम कितनी तेज गति से गाड़ी चला रही थी। तुम मेरी प्यारी गाड़ी को बाकी गाड़ियों की तरह क्यों चला रही हो? क्या तुम मुझे नीची नजरों से देख रही हो? आखिरकार उसने शी को एक बार हरा दिया, फिर भी उसकी सफलता पर जरा भी गर्व नहीं था, बल्कि सब उसका मजाक उड़ाते थे, हारने से भी बदतर। बिल्कुल, शी, तुम बहुत बुरे हो। हम सब यहाँ कम से कम आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शी, तुम बहुत परेशान करने वाली हो। तुमने मुझे एक चुंबन गंवा दिया, लेकिन मैं उसका सम्मान नहीं करूंगी। आहका ने तो उसे भी निष्पक्ष रूप से नहीं जीता। मुझे यकीन दिलाने से पहले तुम्हें फिर से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जरूर, हम फिर से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, मुझे डर नहीं है। मैं उसे पूरी ईमानदारी से हराना चाहता हूँ। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगे, जबकि निंगशी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना हेलमेट उतार दिया, वाहन से उतर गई, गाड़ी को एक तरफ झुका दिया और धीरे धीरे लिटिल ट्रेजर को ले गई, जो पिछली सीट पर था। अरे शी, तुम्हारी पिछली सीट पर क्या है? ये बच्चा जैसा क्यों लग रहा है? शी, तुमने उसका अपहरण तो नहीं किया? तुम ऐसे अनैतिक काम नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। शी, तुम अक्सर बहुत गुप्त रहती हो। ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम किसी बाल तस्करी संगठन से हो, है ना? निंगशी ने लिटिल ट्रेजर से हेलमेट उतार दिया, सबकी तरफ आंखें घुमाईं और गुस्से से कहा, कृपया, यह मेरा बेटा है। क्या? शी, तुम्हारा एक बेटा है? जियांग जियांग की दुनिया मानो टूट रही थी। तुम्हारा बेटा तो इतना बड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हे भगवान, क्या शी सचमुच शादीशुदा है? और उसका एक बेटा भी है? अचानक सभी लोगों ने निंगशी के पास खड़े छोटे लड़के को घेर लिया। उस समय सबसे खुश व्यक्ति निश्चित रूप से आहका था। पहले तो वह बहुत गुस्से में था, लेकिन अब वह बहुत खुश था। शी, मेरे प्यारे भाई, तुम कमाल हो। तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है। वाह, अपने प्यारे बेटे को उसकी बड़ी बड़ी आंखों से देखो। सच कहूँ तो तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत होगी ना? मेरी पत्नी? निंगशी ने अपनी थोड़ी को छुआ और लू टिंगजियाओ के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के बारे में सोचा और कहा, वास्तव में सुंदर है। आहका अचानक हंस पड़ा, हाँ, मुझे पता था। जियांग जियांग, अब तुम हार मान सकते हो। जियांग जियांग ने निंगशी को जकड़ते हुए अपने पैर पटके और बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। शी, क्या तुम्हारी पत्नी भी मेरी तरह सुंदर है? तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुमने मुझे तुम्हें चूमने भी दिया। जैसे ही जियांग जियांग निंगशी के पास पहुंचा, उसे अचानक अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो वह प्यारा बच्चा बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उसे देख रहा था, मानो कोई छोटा वेयरवुल्फ अपने इलाके की रक्षा कर रहा हो। निंगशी ने अपना गला साफ किया और फिर लिटिल ट्रेजर को उठाया और उसे दिलासा दिया,
जैसे ही निंगक्षी ने उस नन्हे से बच्चे को गोद में उठाया, वो एक छोटे से वेयरवुल्फ से वापस एक प्यारे से बन में बदल गया। उसका छोटा सा हाथ निंगक्षी की गर्दन पर लिपटा हुआ था और उसका सिर आज्ञाकारी भाव से उसके कंधों पर टिका हुआ था। निंगक्षी ने एक और छोटे बन को सांत्वना दी और दूसरी ओर जियांग जियांग की ओर क्षमा याचना करते हुए कहा, मुझे माफ करना जियांग जियांग, ये तो बस खेल के नियम थे। अगर मैंने तुम्हें किसी भी तरह से गुमराह किया है तो मुझे सचमुच माफ करना। मेरी नजरें सिर्फ मेरे बेटे की माँ पर हैं, वही एकमात्र ऐसी है जिसे मैं हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करूंगी। निंगक्षी ने इस अच्छे अवसर का लाभ उठाया और जियांग जियांग को उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अध्याय 292। मेरा बच्चा। तांगशी, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। जियांग जियांग चिल्लाते हुए बाहर भागी। निंगक्षी ने आहका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से उसके पीछे जाओ। आहका एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने निंगक्षी को मुट्ठी से टक्कर मारी और फिर जियांग क्षीन के पीछे भागा। सबके साथ बातचीत करने के बाद निंगक्षी ने फिर से लिटिल ट्रेजर को हेलमेट पहनाया और कहा, मेरे साथी भाइयों, मैं आज अपने बेटे को साथ लाई हूँ और देर हो रही है, इसलिए मैं पहले आगे बढ़ूंगी। अगली बार ग्रिल्ड मीट और बियर मेरी तरफ से। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बिल्कुल, आपको हमें छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, अपनी खूबसूरत पत्नी को हमसे मिलवाने के लिए जरूर लाना। हाँ, उसे भी साथ ले आओ। निंगक्षी ने उन लोगों को देखा और कहा, कृपया, मैंने पहले ही कहा था कि वह बहुत सुंदर है। क्या आपको लगता है कि मैं उसे आपके भूखे भेड़ियों के झुंड के लिए लाऊंगी जिस पर वे लार टपकाएंगे? जीज, भीड़ ने हूटिंग की। जैसे जैसे आकाश में रोशनी बढ़ती गई, रात धीरे धीरे ढलने लगी। निंगक्षी सड़क पर गाड़ी चलाती हुई एक शांत गली में पहुंची। दूर से ही भोजन की मोहक सुगंध आ रही थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और लिटिल ट्रेजर को नीचे ले गई। भूख लगी है क्या? आंटी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना लाएंगी। निंगक्षी लिटिल ट्रेजर का हाथ पकड़े एक पुराने लेकिन ताजगी भरे नाश्ते के ढाबे में चली गई। उसने छोटे छोटे स्टीम्ड बंस से भरा एक बांस का स्टीमर और 2 कटोरों में पकौड़े मंगवाए। भाप से पकी हुई बंस की त्वचा पतली थी और उनमें भरपूर रसीला मांस भरा हुआ था, जबकि पकौड़े गाढ़े थे और उनमें भरावन भरा हुआ था। खास तिल के तेल की कुछ बूंदें और हरी प्याज छिड़ककर निंगक्षी ने कुछ ही सेकंड में सब कुछ चट कर दिया और दूसरा कटोरा मांगा। ऊपर देखने पर उसने देखा कि छोटे बच्चे ने भी भोजन का एक बड़ा कटोरा निगल लिया था और अपने होठों को चाटकर ये दर्शा रहा था कि वह और चाहता है। निंगक्षी हंसी, तुम्हारा छोटा सा पेट बस इतना ही बड़ा है। अगर यह इतना स्वादिष्ट भी है तो भी तुम एक बार में ज्यादा नहीं खा सकते, इसलिए एक कटोरी ही काफी है। ये छोटा सा स्टीम्ड बन जरूर खाओ, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। उसने एक रोटी उठाई, उसे सिरके में डुबोया और उसके छोटे कटोरे में डाल दिया। इस बार छोटे बन ने उसे धीरे धीरे खाया, मानो वह नहीं चाहता था कि बन इतनी जल्दी खत्म हो जाए। निंगक्षी ने अपना सिर हाथ पर टिकाया और उस छोटे बन को देखने लगी। जितनी देर तक वह उसे देखती रही, उसका दिल उतना ही दुखता रहा। उसे उससे नजरें हटाने से पहले एक गहरी सांस लेनी पड़ी। छोटे बन ने अपनी छोटी भाप से बनी बन खत्म कर ली और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगली बार, निंगक्षी कहने ही वाली थी, अगली बार मैं तुम्हें फिर से यहाँ लाऊंगी, लेकिन उसे खुद को रोकना पड़ा। नाश्ता खत्म होने के बाद निंगक्षी ने अपने फोन पर समय देखा। लगभग 6 बज रहे थे। उसके पास अभी भी 2 घंटे बाकी थे। उसके बाद उसे अपने छोटे बच्चे को घर भेजना था और काम शुरू करना था। रीगल रिविया होटल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए निंगक्षी पहले लिटिल ट्रेजर को अपने घर ले आई और उसे साफ कर दिया ताकि बाद में लू के माता पिता को डर न लगे। जिस तरह से वे दोनों लिटिल ट्रेजर के बारे में सावधान और चिंतित थे, वे निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि निंगक्षी कल रात लिटिल ट्रेजर के साथ क्या कर रही थी। लिटिल ट्रेजर अचानक शांत हो गया जब उसने देखा कि उसका चेहरा सामान्य हो गया है। निंगक्षी ने अपनी ड्रेसिंग टेबल से एक गुलाबी ब्रश उठाया और उसे गुलाबी नाक और दाढ़ी पहना दी, जिससे वह एक प्यारी सी बिल्ली का बच्चा जैसा दिखने लगा। फिर उसने वही चीज अपने चेहरे पर बनाई। म्याऊं, ये प्यारा है ना? लिटिल ट्रेजर ने उसके गालों पर बिल्ली की मूंछों को छुआ और वह फिर से खुश हो गया। निंगक्षी ने मूडी छोटी बन को अपने ऊपर बैठाया और पूछा, बेबी, क्या तुम्हें नींद आ रही है? थोड़ी देर सोना चाहोगी? छोटे बन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे सोचने दो। निंगक्षी ने सोचा, उसके पास बस 1 घंटा बचा था। वह उस नन्हे बन के साथ और क्या कर सकती थी, या वे ऐसा क्या कर सकते थे जिससे वह और भी ज्यादा खुश हो जाए। वह सोच ही रही थी कि अचानक उसका मूड बदल गया और उसे लगा जैसे वह बस टूट ही जाएगी। इतने दिनों से दबाए हुए आंसू अब और नहीं रुक पा रहे थे। अध्याय 293। छोटा बन हक्का बक्का रह गया, शायद इसलिए क्योंकि उसने बहुत देर तक अपनी भावनाओं को दबा रखा था। सामने नन्हा सा खरगोश होने के बावजूद और यह जानते हुए भी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वह डर सकता है, वह अब और खुद को रोक नहीं पाई। छोटा सा खरगोश बिस्तर के किनारे बैठा निंगक्षी को घूर रहा था, जो तकिए पर मुंह रखकर रो रही थी। वह हक्का बक्का था, उसकी आंखें बेबसी और घबराहट से फैली हुई थीं। थोड़ी देर बाद उसने अपने छोटे हाथ से आंटी जियाओशी को थपथपाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह जैसे वह आमतौर पर उसे दिलासा देते समय करती थीं। फिर भी जैसे ही उसने उसे हल्के से थपथपाया, निंगक्षी अचानक जोर से रोने लगी। छोटा बन भयभीत था, उसने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की जिससे वह और अधिक उत्तेजित हो। निंगक्षी को फूट फूट कर रोते देख उसकी छोटी छोटी आंखें चिंता से भरी थीं। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे भी रोने का मन करने लगा।
लेकिन नहीं, उसे रोना नहीं चाहिए। आंटी जियाओशी को अभी भी उसकी जरूरत थी। छोटे बन ने अपने आंसू पोंछे और अपनी जेब से एक छोटा सा हैंडफोन निकाला। वास्तव में वह ऐसी बेजान वस्तुओं से सचमुच नफरत करता था। उसे ये पसंद नहीं था कि वह इसके माध्यम से केवल अपनी आंटी शियाओशी से ही संपर्क कर सकता था, इसलिए उसने इसका उपयोग करने से इनकार कर दिया। वह चाहता था कि आंटी शियाओशी उसे गले लगा सकें, उसके सिर पर थपथपा सकें और उसके छोटे गालों को चूम सकें। पिछले कुछ दिनों में ये पहली बार था कि छोटे बच्चे ने लू टिंगजियाओ द्वारा उसके लिए तैयार किए गए नए फोन का उपयोग करने की पहल की। छोटे बन ने जल्दी से अपने पिता को संदेश भेजा, रोते हुए। लू परिवार के पुराने घर की दूसरी मंजिल पर स्थित अध्ययन कक्ष में। लू टिंगजियाओ, जो अपनी मेज के सामने बैठा था, लिटिल ट्रेजर का संदेश पढ़ते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से पानी का प्याला लगभग गिर ही गया। उसने तुरंत जवाब दिया, कौन रो रहा है? आंटी जियाओशी, लिटिल ट्रेजर ने उत्तर दिया। ममम। लू टिंगजियाओ को तुरंत पता चल गया कि निंगशी क्यों रो रही थी। हालांकि जब उनके बेटे ने मदद के लिए पुकारा तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। रोती हुई लड़की को कैसे खुश किया जाए, इस बारे में उसे वास्तव में कोई अनुभव नहीं था। लू टिंगजियाओ ने अपना कंप्यूटर चालू किया और तरह तरह के शोध कार्य करने लगे। लिटिल ट्रेजर के 2 बार मैसेज करने के बाद लू टिंगजियाओ ने जल्दी से लिटिल ट्रेजर को एक तस्वीर भेजी। यह एक मजाक की तस्वीर थी। उसने टाइप किया, उसे ये बताने की कोशिश करो। लिटिल ट्रेजर ने जल्दी से आंटी शियाओशी को वह छवि दिखाई। उसका छोटा सा चेहरा अशांत चिंता से भरा हुआ था। निंगशी ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा उठाया और फोन पर लिखे शब्दों को देखा। बहुत समय पहले एप्पल और पियर अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्योंकि एप्पल को कहीं और जाना था, इसलिए उन्होंने 10 साल बाद कहीं मिलने का समझौता किया। 10 साल बाद एप्पल अपनी मुलाकात की जगह पर वापस आया, लेकिन उसने बहुत देर तक इंतजार किया और पियर नहीं आया। जैसे जैसे एप्पल इंतजार करता रहा, वह प्लाज्मा बन गया। उफ़! निंगशी अपने आंसुओं के बीच जोर से हंस पड़ी और बेकाबू होकर हंसने लगी। मेरी प्यारी, तुम्हारा मजाक बहुत ही बेकार है। वास्तव में इस मजाक ने उन्हें एक अजीब तरह से परिचित सा एहसास दिया, जिसमें एक खास व्यक्ति की शैली झलक रही थी। मुझे माफ करना बेबी, आंटी अचानक से अपना नियंत्रण खो बैठी। मैं अब अपना चेहरा धोने जा रही हूँ। निंगशी ने अजीब तरह से सूंघा और शर्मिंदा होकर वॉशरूम की ओर चली गई। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वह लिटिल ट्रेजर को खुश करना चाहती थी, फिर भी वह उसके सामने बच्चों की तरह रो पड़ी। आखिरकार लिटिल ट्रेजर को ही उसे दिलासा देना पड़ा। जब निंगशी शौचालय में थी, लिटिल ट्रेजर ने चुपके से जवाब दिया। वह हंसी। लू टिंगजियाओ, जो फोन के दूसरे छोर पर उत्सुकता से इंतजार कर रही थी, ने आखिरकार राहत की सांस ली। बाद में उन्होंने चिंतित होकर अपने बेटे को फिर याद दिलाया। क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? जब लिटिल ट्रेजर ने ममम कहकर जवाब दिया तो उसे राहत महसूस हुई। अचानक अध्ययन कक्ष का दरवाजा धड़ाम से खुला। लू जिंगली ही थी जो अपने चेहरे पर पीलापन लिए मानो प्रलय आ गया हो, अंदर भागी। भाई, हम मर गए। बूढ़ा आदमी उम्मीद से पहले ही वापस आ गया। असल में वह अभी दरवाजे पर ही है। अध्याय 294, पिता और पुत्र के बीच टकराव। लू टिंगजियाओ ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया और कहा, हम। लू जिंगली रोने ही वाली थी। कृपया। ममम से आपका क्या मतलब है? क्या आपके पास वास्तव में कोई योजना है? बूढ़े व्यक्ति के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए, अगर वह भड़क गया और कुछ पागलपन कर बैठा तो क्या होगा? उसे कौन रोक सकता है? सबसे बुरी बात यह थी कि जिस व्यक्ति ने निंगशी और लिटिल ट्रेजर को जाने दिया वह वही था। वह अपने दुखद भविष्य की लगभग भविष्यवाणी कर सकता था। इस समय नीचे से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद फादर लू और नौकरानी की बातचीत की आवाज आ रही थी। आज लिटिल ट्रेजर कैसा है? मालिक, छोटे मालिक अभी तक नहीं जागे हैं। मैं उससे मिलने जाऊंगा। फादर लू का दिल वहीं था जहां उनका सबसे प्रिय पोता था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि लौटने पर सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह लिटिल ट्रेजर को देखने जाना था। लू जिंगली सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति को रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी और बोला, पिताजी, क्या आपको भूख लगी है? चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। माँ आज सुबह से रसोई में काम कर रही हैं। मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं लिटिल ट्रेजर को देखना चाहता हूँ। उसे देखने से पहले खाना खा लेना ही बेहतर है, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अगर यह ठंडा हो जाता है तो मैं नौकरानियों से इसे गर्म करवा सकती हूँ। इस तरह तो पोषण नष्ट हो जाएगा। लू चोंगशान को अंततः एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था और उसने अपने बेटे पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, अब तुमने क्या किया? लू जिंगली ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, न कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता था? तभी माँ लू रसोई से बाहर आईं और बोली, नाश्ता तैयार है, लिटिल ट्रेजर को जगाने के लिए कहो। ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, वह मृत है। अब वह सचमुच इसे और नहीं छिपा सकता था। लू जिंगली के हाव भाव बदलते देखकर जब वह लिटिल ट्रेजर के कमरे का दरवाजा बंद करके उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था, लू के माता पिता को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। लू चोंगशान गुस्से में उसके पास से गुजरा और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कमरा खाली था। लू चोंगशान ने तुरंत गुस्से से पूछा, लिटिल ट्रेजर कहाँ है? लिटिल ट्रेजर की देखभाल करने वाली नौकरानी शियाओ रोंग इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराहट और लाचारी से कहा, ये छोटा मालिक इतनी देर तक अपने कमरे में कैसे सोता रहा? तुम लोग काम कैसे करते हो? तुम इतने सारे लोग हो और फिर भी तुम एक बच्चे की भी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकते। लू जिंगली सब कुछ अपने ऊपर लेने को तैयार था, तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, लिटिल ट्रेजर कोई अपराधी नहीं है। लू चोंगशान ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया, कमीने,
तुमने लिटिल ट्रेजर के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे फिर से उस लड़की के पास भेज दिया? तुम जानवर से भी बदतर हो। लिटिल ट्रेजर तुम्हारा बेटा है, तुम उसे ऐसी बदतमीज लड़की को कैसे सौंप सकते हो? इस बार आमतौर पर तटस्थ रहने वाली मदर लू भी किनारे पर नहीं रह सकी। टिंगजियाओ, इस बार तुमने सचमुच गड़बड़ कर दी है। तुम लिटिल ट्रेजर को उस लड़की के साथ कैसे जाने दे सकती हो? जब उन्होंने देखा कि माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है तो लू जिंगली ने जल्दी से कहा, पिताजी, माँ, कुछ बातें हैं जो मैं बहुत लंबे समय से अपने मन में दबाए हुए हूँ। अगर आप मेरी टांग भी तोड़ना चाहते तो भी मुझे आज कहना ही होगा। जैसा कि मेरे भाई ने अभी कहा, लिटिल ट्रेजर आपका पोता है, कोई अपराधी नहीं। जिस तरह से आप लोग उसकी कड़ी निगरानी करते हैं, उसे देखते हुए लिटिल ट्रेजर को जेल में रखने और यहाँ रहने में क्या अंतर है? हालांकि लिटिल ट्रेजर पिछले कुछ दिनों से आज्ञाकारी रूप से यहाँ रह रहा था, लेकिन क्या वह वास्तव में इस सब से खुश था? हमने लिटिल ट्रेजर को सिर्फ उसके सबसे अच्छे दोस्त, उसकी पसंदीदा चाची के घर थोड़ी देर खेलने के लिए जाने दिया। क्या तुम लोग इस बात को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते? अरे जानवर, क्या तुम भूल गए हो कि लिटिल ट्रेजर आज जो है वो कैसे बना? लू चोंगशान दहाड़ा जैसे ही वो थप्पड़ मारने वाला था, लू टिंगजियाओ ने लू जिंगली को एक तरफ खींच लिया। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। अध्याय 295 स्तब्ध भय। लू जिंगली चौंक गई। क्या तुम ठीक हो? लू चोंगशान ने अपने बेटे की तरफ देखा, लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। बचपन से ही लू जिंगली को अनगिनत बार मारा गया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपने बड़े बेटे पर हाथ उठाया था, जिसकी उसे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लू टिंगजियाओ ने अपने हाथ से अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और बेहद ठंडे भाव से कहा, मैं लिटिल ट्रेजर को उस दुर्घटना में मरने देना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि वह जिस तरह से अभी जी रहा है उसे जीने दूं। यू फादर लू ने अपनी छाती पकड़ ली और कई कदम पीछे हट गए, उकसावे से बेहोश हो गए। माँ लू जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। टिंगजियाओ, तुम्हारे शब्दों ने सीमा पार कर दी है। भले ही तुम्हारे पिता और मैं जिस तरह से ऐसा करते हैं वह गलत हो, फिर भी तुम्हें ऐसी बकवास नहीं कहनी चाहिए। जीवित रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जब लू चोंगशान ने आखिरकार अपनी सांस संभाली तो उसने अपने भरोसेमंद बटलर को आदेश दिया, जिंगवू, तुम जाओ, मुझे नहीं पता कि लिटिल ट्रेजर कहाँ है, तुरंत उसे ढूंढो और उसे मेरे पास वापस लाओ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपने बेटों को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम दोनों को अब से पुराने निवास में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये सुनकर लू जिंगली ने चिंतित होकर विरोध किया, पिताजी, ये तानाशाही है। सम्राट किन शिहुआंग भी आपके जैसे नहीं थे। अगर आप ऐसे हैं तो वह शिकायत जारी रखने ही वाला था कि लू टिंगजियाओ ने उसे घूरकर कहा कि वह बात करना बंद कर दे। असहाय लू जिंगली केवल अपने शब्दों को निगल सकती थी। ये तो एक बेफिक्र राजा और एक बेचैन हिजड़े के बीच की स्थिति जैसा था। क्या इस समय उसके भाई के पास कोई प्लान भी था? बूढ़े आदमी को लिटिल ट्रेजर की तलाश में लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ ही देर में निंगशी खुद उस छोटी बन को घर भेज देगी। बाद में जब दोनों पक्ष मिलेंगे तो कितना खून खराबा होगा, उसने तो कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। दरअसल जैसे ही जिंगवू ने आदेशों का पालन किया और छोटे लड़के की तलाश के लिए सभी लोगों को जुटाने के लिए तैयार था, एक नौकरानी दौड़ी और भावुक होकर बोली, मालिक, मैडम, छोटे मालिक वापस आ गए हैं, वह बगीचे में दरवाजे पर हैं। क्या लिटिल ट्रेजर वापस आ गया है? लू चोंगशान तेजी से खड़ा हुआ, फिर दुखी भाव से पूछा, लिटिल मास्टर किसके साथ है? लड़कियों के साथ, वह काफी सुंदर है, नौकरानी ने कांपते हुए जवाब दिया। सचमुच? मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस लड़की में क्या हुनर है कि आप सब इतनी दयालुता से उसका बचाव कर रहे हैं। इस समय लू चोंगशान के मन में निंगशी की छवि 10 फुट गहरी थी। उसके लिए वह सारी मुसीबतों की जड़ थी। माता लू पहले तो तटस्थ रहीं, लेकिन इतने डर के बाद वे भी पिता लू के पक्ष में खड़ी हो गईं। पिता और माता लू, साथ ही लू टिंगजियाओ और लू जिंगली, बटलरों और नौकरानियों के एक बड़े समूह के साथ सभी बगीचे में दरवाजे की ओर बढ़े। उसी समय निंगशी चिंतित होकर लू जिंगली के फोन पर कॉल कर रही थी। उसे लगा कि घर के अंदर से कोई नौकरानी उस पर जासूसी कर रही है, मानो उसने उसे और लिटिल ट्रेजर को देख लिया हो, और वह सोच रही थी कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। अरे यार, मैं लू जिंग का फोन क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? ये आदमी क्या कर रहा है? जैसे जैसे वह अधिक चिंतित होती गई, वह इधर उधर घूमने लगी। निंगशी अचानक वहीं रुक गई। उसने एक अत्यंत भयभीत करने वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसके चेहरे पर गंभीर और उदास भाव थे, जिसे एक करिश्माई और युवा दिखने वाली मैडम ने पकड़ रखा था, जिसके पीछे लू जिंगली और लू टिंगजियाओ थे, तथा बटलरों और नौकरानियों का एक बड़ा समूह पीछे पीछे चल रहा था। ये सभी लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। निंगशी दंग रह गई। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। लू जिंगली, तुम बेवकूफ हो, अभी क्या हो रहा है? अध्याय 296 दोनों को चूमना। लू चोंगशान की नजर तुरंत निंगशी के बगल में बैठे अपने प्यारे पोते पर पड़ी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह ठीक है, उसकी पैनी नजर निंगशी पर टिक गई। यद्यपि लू चोंगशान काफी समय से सेवानिवृत्त थे, फिर भी उन्होंने कई वर्षों तक साम्राज्य पर शासन किया था, और यदि वे चाहते तो वास्तव में भयभीत कर सकते थे, क्योंकि निंगशी को बाद में सीधे ड्रामा टीम के पास जाना था। उसने अपना सामान्य कैजुअल पहनावा पहन रखा था और बालों को एक साधारण पोनीटेल में बांध रखा था।
कुल मिलाकर उसने काफी अच्छे कपड़े पहने थे। फिर भी लू चोंगशान ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह केवल इस विचार से भरा था कि उसके सामने खड़ी इस लड़की के इरादे गलत थे, क्योंकि उसने उसके दोनों बेटों के साथ मिलकर उसके प्यारे पोते को एक रात के लिए ले जाने की अनुमति दे दी थी। उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए उसमें कितनी हिम्मत थी। लू चोंगशान गुस्से से निंगशी की ओर बढ़ा और जैसे जैसे वह करीब आता गया, माहौल उतना ही तनावपूर्ण होता गया। लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। वह छोटा सा खरगोश जो पहले निंगशी के पास बिना हिले डुले खड़ा था, अचानक उसका हाथ छोड़कर अपने छोटे छोटे पैरों से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे अपने दादा दादी की ओर दौड़ा। लू के दोनों दादा दादी अपने पोते को अपनी ओर दौड़ता देखकर दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे और उन्होंने अवचेतन रूप से सोचा कि लिटिल ट्रेजर के साथ जरूर कोई अन्याय हुआ होगा। दोनों नीचे बैठ गए और उस नन्हे से बच्चे को दिलासा देने के लिए तैयार हो गए। अफसोस, बच्चा लिटिल ट्रेजर, जो आमतौर पर सीधे चेहरे वाला होता था, दौड़कर उनके पास गया और बड़ी मुस्कान बिखेर दी। दोनों दादा दादी दंग रह गए जब लिटिल ट्रेजर ने अपनी दादी के गाल पर चुंबन लिया, फिर बहुत ही प्यार से अपने दादा के गाल पर भी। इस समय पिता लू और माता लू अवाक थे। लू जिंगली का जबड़ा खुला रह गया। सभी नौकरानियों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें थीं और निंगशी भी इस दृश्य को देखकर हैरान थी। एकमात्र व्यक्ति जो इस सब के दौरान शांत था वह संभवतः लू टिंगजियाओ था, जिसके पास पहले से ही सब कुछ नियंत्रण में था। कुछ क्षण बीत गए और दोनों दादा दादी अभी भी यह नहीं समझ पाए कि क्या प्रतिक्रिया दें। माँ लू के चेहरे पर स्वप्निल भाव और अविश्वास था। क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या हमारे बच्चे ने अभी अभी मुझे चूमा है? उसने मुझे भी चूमा, लू चोंगशान ने आश्चर्य से कहा। इस समय उसका क्रोध पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अपना संयम बनाए रखने के लिए उसने पहले तो अपनी भावुक अभिव्यक्ति को दबाया और फिर धीरे से खड़ा हुआ। उसने फिर से निंगशी की ओर देखा, गला साफ किया और कहा, आप मिस निंगशी ही होंगी ना? हमारे छोटे से खजाने को घर भेजने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो अंदर आकर थोड़ी देर बैठिए। माँ लू ने तुरंत कहा, हाँ, चूंकि तुम यहाँ हो तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अंदर आना चाहिए। मैंने अभी नाश्ता बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। ओह, मैंने पहले ही खा लिया है। इससे पहले कि निंगशी अपनी बात पूरी कर पाती, माँ लू ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घर के अंदर ले गई। निंगशी अवाक रह गई। जिस क्षण लिटिल ट्रेजर उनकी ओर दौड़ा, लू जिंगली हक्की बक्की रह गई। आखिर हुआ क्या था? चूंकि निंगशी लगभग घसीट ली गई थी, वह दूर हटना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने लू टिंगजियाओ की ओर देखा, जिससे वह मदद मांगने से बच रही थी। बड़े साहब, मदद करो। उसने अपनी भावपूर्ण आंखों से हताश होकर संदेश भेजा। लू टिंगजियाओ ने उस अनिच्छुक लड़की की ओर देखा जो चुपचाप उससे मदद की गुहार लगा रही थी और वह थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों की ठंडक पिघल गई। निंगशी को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन लू टिंगजियाओ की एक संक्षिप्त नजर उसके भीतर के उन्मत्त तूफान को शांत करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे उसे तुरंत शांति का एहसास हुआ। अध्याय 297। मेज के नीचे उसका हाथ पकड़े हुए। भाई, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने लिटिल ट्रेजर को ये तरकीब सिखाई थी? क्या तुमने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी? बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे? हे भगवान, चूंकि तुमने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी तो मुझे भी बता सकते थे। मैं तो पहले ही बहुत डर गया था। लू जिंगली ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए शांत होते हुए कहा। लू टिंगजियाओ ने अपने भाई की ओर देखा जो बुरी तरह डर गया था और समझाया, तुम्हारे चेहरे से ही सब पता चल जाता। अगर पिताजी देख पाते कि लिटिल ट्रेजर को ऐसा करने का निर्देश दिया गया है तो इससे निंगशी के प्रति उनकी नापसंदगी और बढ़ जाती। मेरा चेहरा, क्या यह इतना भावपूर्ण है? लू जिंगली ने आश्चर्य से कहा। उसके भाई ने समझदारी दिखाई। उसके पास बचाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहरहाल, संकट टलने के बाद लू जिंगली फिर से सामान्य हो गया। वह उत्साह से हंसा। भाई, क्या तुमने पहले हमारे माता पिता के चेहरे देखे थे? बहुत मजेदार था। बूढ़ा साफ तौर पर बहुत खुश था, फिर भी वह शांत रहने का नाटक कर रहा था। हमारी माँ ने सीधे निंगशी को घर के अंदर खींच लिया। शियाओक्षी तो दंग रह गई। लू जिंगली को निंगशी की अभिव्यक्ति याद आई और उसे सांत्वना का एहसास हुआ कि कम से कम कोई तो था जो उसके जैसे ही स्थिति में था। चीनी रेट्रो शैली के लिविंग रूम में लंबी डाइनिंग टेबल तरह तरह के व्यंजनों से भरी हुई थी। ये सिर्फ नाश्ता था, लेकिन खाने की व्यवस्था किसी भोज से भी ज्यादा भव्य थी। भागने का कोई रास्ता न होने पर निंगशी बस यूं ही चलती रही और मेज पर बैठ गई। उसके सामने माँ लू, लिटिल ट्रेजर और पिता लू बैठे थे। निंगशी के दोनों ओर लू जिंगली, वह और लू टिंगजियाओ बैठे थे। इस अजीब स्थिति को शांत करने के लिए निंगशी ने बातचीत शुरू की। मैडम, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं पहले ही नाश्ता कर चुकी हूँ। दूसरे शब्दों में वह ये बताने की कोशिश कर रही थी, मैंने खा लिया है। कृपया मुझे जाने दीजिए। शैतान स्वयं उसके बाईं ओर था और शैतान के माता पिता उसके सामने थे, इसलिए वह बहुत दबाव महसूस कर रही थी। क्या तुमने खा लिया? लिटिल ट्रेजर का क्या हुआ? क्या उसने भी खा लिया? माँ लू ने तुरंत पूछा। हाँ, निंगशी ने सावधानी से उत्तर दिया। वह ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती थी। लिटिल ट्रेजर ने आज सुबह क्या खाया? उसने पकौड़ियों का एक बड़ा कटोरा और कुछ छोटे उबले हुए बन खाए। ओह, तो उसने बहुत कुछ खा लिया है। मदर लू ने सिर हिलाया, फिर चिंता से पूछा, क्या उसे उल्टी हुई या वह बीमार महसूस कर रहा है? लू चोंगशान ने निंगशी को उत्सुकता से देखा। निंगशी ने अपना सिर हिलाते हुए आश्वासन दिया, ऐसा नहीं हुआ। दोनों माता पिता को राहत मिली। तो फिर देखो कि क्या तुम्हें कुछ खाने को पसंद है और खा लेना।
मदर लू ने कहा और खुद निंगशी को नींबू मछली के कटलेट की एक छोटी प्लेट परोसी। उसके दयालु आतिथ्य को अस्वीकार न कर पाने के कारण निंगशी ने विनम्रतापूर्वक उसका धन्यवाद किया। लू चोंगशान ने फिर गला साफ किया और अपनी पत्नी को देखा। माँ लू तुरंत समझ गईं और पूछने लगीं, मिस निंग, मैंने सुना है कि आप कल रात हमारे छोटे खजाने को खेलने के लिए बाहर लाए थीं। आखिरकार वह सवाल जिसका वह इंतजार कर रही थी। निंगशी की अभिव्यक्ति तुरंत सख्त हो गई। मुझे माफ करना, वह ये स्वीकार करने ही वाली थी कि उसने लिटिल ट्रेजर को उनकी अनुमति के बिना ले लिया था। अचानक उसका बायां हाथ, जो घुटने पर रखा था, किसी गर्म हथेली से हल्के से ढक गया, मानो कोई छिपा हुआ संदेश उसे दिया जा रहा हो। अप्रत्याशित गर्मी से निंगशी को ऐसा झटका लगा जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो और वह अपनी सीट से उछलने ही वाली थी। यहाँ तक कि उसका खाना थोड़ा घुट भी गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। लू टिंगजियाओ ने लापरवाही से उसके लिए एक कप पानी डाला, यहाँ तक कि उसे उसके होठों तक उठाया, जैसे कि यह सबसे स्वाभाविक बात हो। अध्याय 298। अंततः गोभी मिल गई। निंगशी ने सबके सामने पानी पिलाने की शैतानी पेशकश को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने जल्दी से कप उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गई। जब वह घबरा जाती थी तो उसे पेट भर खाने की बुरी आदत थी। अपने बेटे और लड़की को बातचीत करते देख मालू को तुरंत पता चल गया कि क्या हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मूर्ख बड़ा बेटा लड़कियों से फ्लर्ट करना जानता होगा। ये सुअर, जिसे पालने के लिए उसने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की थी, आखिरकार अपनी थूथन से गोभी की कटाई कर सका। इस पर भी लू टिंगजियाओ ने अपना हाथ नहीं हटाया, बल्कि उसने निंगशी की पसीने से तर हथेली ऊपर की ओर घुमाई और उसके हाथ में एक शब्द लिखा, मैं। जब निंगशी ने उस शब्द को पहचाना तो उसे तुरंत समझ आ गया कि लू टिंगजियाओ का क्या मतलब है। शैतान नहीं चाहता था कि वह अपनी गलती माने, बल्कि सारा दोष उस पर मढ़ दे। लेकिन ऐसा करना तो अच्छा नहीं होगा, है ना? जैसे ही निंगशी हिचकिचाई, लू टिंगजियाओ ने अपनी थोड़ी खुरदरी उंगलियों से उसकी छोटी हथेली के सबसे कोमल और संवेदनशील हिस्से पर फिराना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे वह अपनी उंगलियों से सीधे उसके दिल को छू रहा हो। निंगशी ने और अधिक संकोच करने की हिम्मत नहीं की और एक ही सांस में जल्दी से कहा, कल रात सीईओ लू ने अचानक मुझे ये कहने के लिए बुलाया कि लिटिल ट्रेजर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें उम्मीद थी कि मैं उनके साथ चल सकती हूँ और उन्हें खुश करने के लिए बाहर ले जा सकती हूँ, इसलिए मैं आधी रात को यहाँ आ गई। ये सुनकर लू के माता पिता ने अपने बेटे को असंतुष्ट नजरों से देखा और फिर निंगकसी की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से अधिक सहज थी। लू चोंगशान ने शुरू में सोचा था कि यह लड़की उसके बड़े बेटे के प्रेम का इस्तेमाल उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए कर रही है। जब उसे पता चला कि उसके बेटे ने ही उसे ऐसा करने के लिए उकसाया है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे लिटिल ट्रेजर पर कड़ी नजर रख रहे हैं, तो उसके गुस्से और उसके अधिकार पर खतरा महसूस करने की भावनाएं काफी कम हो गईं। माँ लू ने निंगशी को प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराया और फिर उससे वह प्रश्न पूछा जिसका उत्तर वह सचमुच जानना चाहती थी। मुझे आश्चर्य है कि मिस निंग लिटिल ट्रेजर को खुश करने के लिए कहाँ से लाई हैं और कैसे वह लिटिल ट्रेजर को इतनी खुशी से कैसे मुस्कुराने पर मजबूर कर सकी, जबकि वह एक दिन पहले ही उदास था, और वह उसे स्वयं उनके पास आने के लिए कैसे राजी कर सकी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यदि वह रहस्य जान लेती तो वह अपने प्यारे पोते के छोटे छोटे चुंबन अधिक बार पा सकती। लू चोंगशान ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और ऐसा लग रहा था जैसे वह टिप्स लिखने के लिए नोटबुक निकालने को उत्सुक था। लू जिंगली ने अपने माता पिता की प्रतिक्रियाओं को देखा और हंसने से बचने की बहुत कोशिश की। वह मन ही मन जानता था कि यह सब व्यर्थ है। मुख्य बात यह नहीं थी कि वह लिटिल ट्रेजर को कहाँ ले गई और उसे कैसे खुश किया। लिटिल ट्रेजर की खुशी का कारण खुद निंगशी थी। लू के माता पिता की गंभीर निगाहों के सामने निंगशी किसी भी तरह ये स्वीकार नहीं कर पाई कि वह लिटिल ट्रेजर को ड्रैग रेसिंग के लिए बाहर ले आई थी। अगर वह ऐसा करती तो वह निश्चित रूप से उनकी नजरों में आ जाती। इसलिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, दरअसल हम कहीं गए ही नहीं थे, मैं तो बस लिटिल ट्रेजर को राजधानी में घुमाने ले गई थी। तकनीकी रूप से ये सच था। दरअसल वे शहर में घूम रहे थे। अंतर सिर्फ इतना था कि वह कोई भी वाहन नहीं चला रही थी, बल्कि वह एक ऐसा वाहन चला रही थी जिसका उपनाम मिडनाइट राइड था और जिसका इस्तेमाल पेशेवर रेसिंग के लिए किया जाता था। जब दोनों माता पिता ने यह उत्तर सुना तो वे स्पष्टतः थोड़े निराश हुए। क्या सिर्फ एक कार ड्राइव से लिटिल ट्रेजर, जो जन्म से ही चिड़चिड़ा और मूडी था, अचानक अपने दादा दादी को चूमने की पहल कर सकता है? अध्याय 299। प्रलोभन का विरोध। जो कुछ हुआ वह बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन ये तथ्य कि लिटिल ट्रेजर पूरे दिन उसकी आज्ञाकारी तरीके से उसके साथ रहा, एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी जो निंगशी के अलावा किसी और के द्वारा नहीं की जा सकती थी। भले ही वह किन मुफेग ही था जो कई वर्षों तक लिटिल ट्रेजर का मनोवैज्ञानिक रहा था, अब वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। वे सोचते थे कि लिटिल ट्रेजर केवल सरल शब्दों में संवाद करने में सक्षम होने के कारण अपनी सीमा तक पहुंच गया है, लेकिन आज उसने जो 2 चुंबन व्यक्त किए उससे वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। लिटिल ट्रेजर के ठीक होने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। शायद एक दिन वह एक सामान्य बच्चा बन जाएगा, दिल खोलकर हंसेगा और परिवार के साथ घुल मिल जाएगा। शायद वह बोले भी। उसके ठीक होने की कुंजी इस महिला में निहित थी, जिसके बारे में उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह लिटिल ट्रेजर को नुकसान पहुंचा सकती है। पिता और माता लू दोनों ही शुरू से ही इसके सख्त खिलाफ थे, जिसके कारण वर्तमान कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। लू चोंगशान ने अपने पोते को धीरे से देखा। उसे याद आया कि कैसे लिटिल ट्रेजर ने उसे चूमा था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चुंबन के बदले कुछ भी देने को तैयार था।
माँ लू सभी प्रश्न पूछ रही थी और लू चोंगशान अब और नहीं रुक सका और पूछा, जहाँ तक मुझे पता है मिस निंग, आप वर्तमान में एक पेशेवर अभिनेत्री हैं। निंग शी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। समय बीतने के साथ निंग शी उदासीन होती गई। हालांकि लू परिवार के पास अपार शक्ति थी, फिर भी वह उनसे कुछ भी छीनना नहीं चाहती थी और उनके लिए उनकी बहू बनना तो और भी असंभव था, इसलिए उससे डरने की कोई बात नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि आप वर्तमान में कितना कमाती हैं, मिस निंग, लू चोंगशान ने पूछा। निंग शी इस सवाल से थोड़ी उलझन में थी। फादर लू के सवाल का क्या मतलब था? इस समय लू जिंगली और लू टिंगजियाओ को तुरंत समझ आ गया कि बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब था और वह क्या योजना बना रहा था। हालांकि निंग शी लू चोंगशान के इरादों को समझ नहीं पाई, फिर भी उसने जवाब दिया, मैंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कमा पाती। मैं जिस सीरीज में अभी शामिल हूँ उसकी सिफारिश मेरी पिछली कंपनी ने की है, इसलिए कमीशन को छोड़कर मेरे पास लगभग $5 लाख बचते हैं। लू चोंगशान ने सिर हिलाया, फिर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप करियर में बदलाव में रुचि लेंगे? करियर में बदलाव? निंग शी ने भौहें चढ़ाईं। यह सही है, मैं मिस निंग को लिटिल ट्रेजर का निजी ट्यूटर बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। इनाम निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मनोरंजन उद्योग में वर्तमान में सबसे अधिक कमाई करने वाला कलाकार भी इस भूमिका से अधिक नहीं कमाता है, लू चोंगशान ने पूरे विश्वास के साथ कहा। इतनी आकर्षक शर्तों के साथ उन्होंने सोचा कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। आखिर मनोरंजन जगत में आने का उसका मकसद क्या था? जल्दी पैसा कमाना था, है ना? फिर वह उसकी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर देगा। उसे विश्वास नहीं था कि वह इतने आकर्षक प्रस्ताव को ठुकरा सकेगी। लू चोंगशान के प्रस्ताव को सुनने के बाद निंग शी ने अपनी आंखों के पीछे अपनी जिद और तिरस्कार को छिपाते हुए एक बनावटी मुस्कान दी। इस तथ्य के कारण कि वह लू टिंगजियाओ और लू जिंगली के पिता और लिटिल ट्रेजर के दादा हैं, उन्होंने कठोर लहजे का उपयोग करने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने यथासंभव धीरे से उत्तर दिया, मुझे खेद है मिस्टर लू, लेकिन हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। वह और कुछ नहीं कहना चाहती थी। उनके मूल्यों में बहुत ज्यादा फर्क था और वह समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहती है। निंग शी के जवाब ने उसे चौंका दिया। लू चोंगशान खुश नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे हालात ठीक नहीं हैं? अध्याय 300 ईश्वरीय अग्निशामक। मिस्टर लू, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अगर आपका इरादा यही है कि मैं लिटिल ट्रेजर के साथ ज्यादा समय बिताऊं, तो मैं एक दोस्त की तरह ज्यादा बार आपके यहाँ आ सकती हूँ, निंग शी ने कहा। क्या तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो? लू चोंगशान का चेहरा काला पड़ गया, यह न जानते हुए कि क्या ये लू टिंगजियाओ की उपस्थिति के कारण था। पिता लू के भयानक दबाव के बावजूद वह अभी भी इतनी बहादुर थी कि उसने हाँ कहा। तुम हास्यास्पद होते जा रहे हो। लू चोंगशान हमेशा सबसे ऊपर थे और उन्हें आदत थी कि सब उनकी बात मानते थे। यही वजह थी कि एक नन्ही कलाकार द्वारा उनका प्रस्ताव ठुकराए जाने को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे वहीं भड़क गए। लू टिंगजियाओ चुप रहा और उसने निंग शी की कुर्सी पर हाथ रख दिया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक सुरक्षात्मक मुद्रा अपना ली। जब लू टिंगजियाओ उसके करीब आए तो निंग शी शांत हो गई। बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली लू जिंगली अब और इंतजार नहीं कर सकी और बोली, पिताजी, आपका तर्क कहाँ है? जियाओ शी को तो बस भाई से हाँ मैं मानती हूँ कहना था और पूरा लू परिवार उसके पास आ जाता। लेकिन अगर वह मेरी भाभी भी नहीं बनना चाहती, तो क्या आपको लगता है कि उसे पैसों की परवाह होगी? लू चोंगशान क्रोधित हो गया और उसने मेज पर जोर से पटक दिया, तुम कमीने, क्या तुम मुझे पारिवारिक दंड का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहे हो? जब भी आप कोई बहस हारते हैं तो आप हमें हमेशा पारिवारिक दंड की धमकी देते हैं। लू जिंगली ने धीरे से बुदबुदाया। चूंकि उसके दोनों बेटे उसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। जैसे ही वह फिर से चिल्लाने वाला था, उसकी पीठ पर एक हल्की थपकी महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो लिटिल ट्रेजर अपने नन्हे हाथों से उसकी पीठ थपथपा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे दिलासा दे रहा हो कि गुस्सा न करे, क्योंकि गुस्सा करना ठीक नहीं है। ऐसे ईश्वरीय अग्निशामक यंत्र के रहते क्रोध की कौन सी ज्वाला फिर भी जीवित रह सकेगी? लू चोंगशान को बच्चे के इस व्यवहार से तुरंत राहत मिली, जो किसी भी दिव्य औषधि से बेहतर काम कर रहा था। उसने विनम्रता से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम दादाजी के बारे में चिंतित हो, है ना? लू जिंगली ने लिटिल ट्रेजर के प्रति अपने पिता का सौम्य व्यवहार देखा और ईर्ष्या महसूस की। जैसा कि उन्होंने कहा, वाह, मैंने आपको पहले कभी मेरे साथ इतना दयालु व्यवहार करते नहीं देखा। कितना बड़ा अंतर है। मैं इस परिवार में सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति क्यों हूँ? क्या मैं वास्तव में आपका जैविक पुत्र हूँ? लू चोंगशान ने नाराज होकर जवाब दिया, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती और मेरे लिए कुछ पोते पोतियां पैदा नहीं कर लेती, तब तक रुको, फिर हम परिवार में तुम्हारी जगह के बारे में बात करेंगे। लू जिंगली ने ढिठाई से जवाब दिया, अलविदा। मुझे लगता है मैं यहीं सबसे निचले स्तर पर ही रहूंगा। परिवार में ऊंचा दर्जा पाने की कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा थी। अचानक फोन की घंटी की आवाज ने बातचीत को बाधित कर दिया। निंग शी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और देखा कि वो जियाओ ताओ का फोन था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही आधा घंटा लेट हो चुकी है। निंग शी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अरे जियो ताओ, नमस्ते। सिस्टर शी, आप अभी तक यहाँ क्यों नहीं आईं? हमने शूटिंग शुरू कर दी है और निर्देशक सभी को इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं। मैं आपके कमरे में गया था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आप कहाँ हैं? उफ, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है।
मैं अभी पूर्वी तट पर हूँ और वहाँ पहुँचने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। कृपया मुझे समझाने में मदद करें और डायरेक्टर से माफ़ी मांगें। कॉल समाप्त करने के बाद निंग शी खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी भी कुछ काम करना है। मुझे पहले जाना होगा। उसने अपने छोटे से बन की ओर देखा और अनिच्छा से वहाँ से चली गई।